हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार विषय सूची फिर से देख लेते हैं। विषय सूची से हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, यानी अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास और खंड ग मूल्यांकन से संबंधित है, यानी जितने भी रचनाकार हैं उन रचनाकार विषय से संबंधित जानकारी या उनके लेखन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित या उनके सिद्धांतों से संबंधित जो तथ्य है उनको मूल्यांकन की श्रेणी में यानी मूल्यांकन वाले खंड में रखा गया है। ठीक है, तो खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से निबंध साहित्य का विकास, इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आलोचना का विकास, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आलोचना के बाद हमने उपन्यास सेक्शन, इसे भी कंप्लीट कर लिया है। उपन्यास के बाद हमने कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों को भी देखा था। कहानी के बाद हमने फिर नाटक से संबंधित प्रश्नों को देखा और हमने कुछ दिन पहले ये प्रारंभ किया है इसका अंतिम सेक्शन, गद्य साहित्य की अन्य विधा। इस सेक्शन से हमने आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों को देख लिया, जीवनी से संबंधित प्रश्नों को देख लिया, यात्रा साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देख लिया, संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित प्रश्नों को देख लिया। आज के इस वीडियो में हम गद्य गीत, पत्र साहित्य और डायरी, इन 3 टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखते हैं ये टॉपिक कितना लंबा जाता है। यानी हम कोशिश करते हैं डायरी तक, अगर नहीं होगा तो फिर रिपोर्टाज भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियोज़ उस हिसाब से हुए तो हम इन 3 विधा या इन 4 विधा को इस सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रारंभ हम कर रहे हैं गद्य गीत से। ठीक है, गद्य गीत से हम इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो गद्य गीत के विषय में जानकारी दे रखी है और इससे संबंधित यानी जो भी सेक्शन छोटे छोटे थे, यानी गद्य गीत और पत्र साहित्य, इनसे संबंधित जो सेक्शन थे वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, लघु कथा या कैरिकेचर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सेक्शन छोटे हैं, तो उसे मैंने एज इट इज़ रख दिया है, यानी कि तथ्य के रूप में ही सामने रख दिया है, प्रश्न इससे नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो गद्य गीत वाला जो विधा है, इससे संबंधित प्रश्नों को देखने की जगह हम इसके तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है भावोच्छ्वास अपनी अभिव्यक्ति के लिए गद्य या पद्य का बंधन स्वीकार नहीं करता, इसलिए गद्य में भी भक्ति, प्रेम, करुणा आदि भावनाएं सस्ता साहित्यकार की मनःस्थिति के अनुसार जब तब व्यक्त होती रहती हैं। गद्य गीत वस्तुतः छायावाद युगी भावपरक तरल मानसिकता की ही गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसका क्रमबद्ध लेखन छायावाद युग से प्रारंभ होता है और छायावाद युग में ही इसका पूर्ण विकास भी लक्षित होता है। तो गद्य गीत की अगर शुरुआत पूछी जाए या पूछा जाए तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है? छायावाद युग से ही इसका विकास हुआ है। अगला है तथ्य देख लेते हैं। सन 1916 ईस्वी में बाबू रायकृष्ण दास की साधना प्रकाशित हुई। तो बाबू रायकृष्ण दास की जो साधना है यह भी एक गद्य गीत है। इसके बाद अगर हम वियोगी हरि की रचना देखें तो वियोगी हरि की 4 रचनाएं हैं। तरंगिनी 1919 में, अंतर्नाद 1926 में, प्रार्थना 1929 में और भावना 1932। ये चारों जो रचना है या कृति जो है वियोगी हरि की, ये गद्य गीत है। तो अगर देखें तो 1836 है ना, अगर हम छायावाद युग का काल देखें तो 1836 है और इस दौरान जो छायावाद युग है इसी में हम गद्य गीत की शुरुआत या उसका विकास देखते हैं। तो 1916 में अगर हम देखें तो रायकृष्ण दास की जो रचना साधना है वह प्रकाशित हुई, यह भी एक गद्य गीत का नमूना है। ठीक है, वियोगी हरि की 4 रचनाएं हैं, तरंगिनी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना। आपने सबका प्रकाशन वर्ष देख लिया, 19 है, 26 है, 29 है और 32 है। ठीक है, ये सभी रचनाएं गद्य गीत है वियोगी हरि की। अगला देखते हैं, आदि कृतियाँ प्रकाश में आई, फिर तो हिंदी गद्य साहित्य के आकाश में गद्य गीतों की घटा ही छा गई। अगले रचनाकार हैं श्री रायकृष्ण दास। रायकृष्ण दास के भी 3 रचनाएं हैं जो गद्य गीत से संबंधित है। पहला है संलाप 1925, छायापथ 1929, प्रवाल 1929। ये 3 रचनाएं हैं रायकृष्ण दास की और ये गद्य गीत हैं। अगले हैं चतुरसेन शास्त्री, इनकी रचना है अंतस्थल। अंतस्थल का प्रकाशन वर्ष है 1921। सद्गुरु शरण अवस्थी ने भ्रमित पथिक 1927 प्रकाशन वर्ष है, यह भी इनकी रचना जो है वो गद्य गीत के रूप में है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है हृदय की हिलोर, प्रकाशन वर्ष 1928। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है वियोग 1932 प्रकाशन वर्ष है, यह भी गद्य गीत है। अज्ञेय की रचना भग्नदूत 1933, यह भी गद्य गीत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिमहास जो इनकी रचना है यह गद्य गीत है, 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है। लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गद्य गीतों की रचना की प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से प्राप्त हुई। अगर पूछा जाए कि गद्य गीतों की प्रेरणा कहाँ से मिली है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से यह प्रेरणा
प्राप्त हुई है। छायावादी युग की वेदना कातर भावपूर्ण मनःस्थिति इसके लिए उर्वर प्रमाणित हुई है। इनके माध्यम से रहस्यमयी परोक्ष सत्ता के प्रति आध्यात्मिक अनुराग, राष्ट्र प्रेम, लौकिक प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा उपेक्षितों और निरीहों के प्रति करुण भावना की अभिव्यक्ति हुई है। भावोच्छ्वास की गहनता, अंतर्मुखता, आवेगशीलता, आर्द्रता, तरलता आदि प्रवृत्तिगत भेदों के आधार पर गद्य गीतों की शैली में भी अंतर किया जा सकता है। सामान्यतः गद्य गीत भाव प्रधान होते हैं और इसलिए इनकी शैली भावात्मक होती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसके धारा, तरंग, विक्षेप आदि विभेद किए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो गद्य गीतों के भी को भी कई प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे धारा, तरंग, विक्षेप आदि विभेद किए जा सकते हैं। कुछ गद्य गीत संबोधन, स्वगत कथन और संवाद शैली में भी लिखे गए हैं। इन भेदों के आधार पर गद्य गीतों का वर्गीकरण भी हो सकता है। भावगत भेदों के आधार पर भी कुछ लोगों ने गद्य गीतों का वर्गीकरण किया है। ये सारे भेद उसकी समग्रता की प्रतीति कराने में सहायक हो सकते हैं। अगर हम देखें तो गद्य गीतों को भी रचनाकारों ने विभेद के अनुसार, यानी उनको भी कई वर्गों में विभाजित करते हुए गद्य गीत लिखे हैं। आगे अगर हम देखें तो छायावादोत्तर युग में भी गद्य गीत लिखे गए। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे या जिन जिन रचनाओं का जिक्र कर रहे थे हम, उन सभी रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है वो छायावाद युग की काल सीमा के अंतर्गत है। अब अगर हम देखें तो छायावादोत्तर की बात जब आती है तो 36 के बाद का जो रचनात्मक लेखन है वो छायावादोत्तर युग की श्रेणी में आएगा। छायावादोत्तर युग में गद्य गीतों के जो संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो दिनेश नंदनी डालमिया की रचना है और इनकी कई रचनाएं हैं जो गद्य गीत से संबंधित है, जैसे शबनम 1937, मौक्तिकमाल 1938, शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, वंशीरव 1945, उन्मन 1945, स्पंदन 1949। ठीक है, तो ये दिनेश नंदनी डालमिया की रचना है और ये सभी छायावादोत्तर युग के बाद, यानी छायावादोत्तर युग में इनकी रचना हुई है। अगले रचनाकार हैं अज्ञे की रचना चिंता है। भग्नदूत अगर हम देखें तो भग्नदूत वो छायावाद युग में ही है, यानी 1933 है, खैर लेकिन हम उसको कंसीडर करेंगे, यानी हम छायावाद युग के भीतर ही उसे हम लेंगे। अज्ञे की अगर हम रचना एक चिंता जो है 1942 इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी एक गद्य गीत है और ये छायावादोत्तर युग की कृति है। परमेश्वरी लाल एक रचनाकार हैं, परमेश्वरी लाल गुप्त, इनकी रचना है बंदी की कल्पना 1941, यह भी गद्य गीत है। तेज नारायण काक की रचना है निर्झर और पाषाण 1943 इसका प्रकाशन वर्ष है। वियोगी हरि की रचना है श्रद्धाकन 1949 प्रकाशन वर्ष है। व्योहार राजेंद्र सिंह की रचना है मौन के स्वर 1951 प्रकाशन वर्ष। डॉक्टर रघुवीर सिंह की रचना है जीवन धूलि 1951 प्रकाशन वर्ष। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव की रचना है अंतरांगिनी 1955 प्रकाशन वर्ष। ब्रह्मदेव रचनाकार हैं और इनकी 3 रचनाएं हैं जो गद्य गीत से संबंधित है। पहला है निशित 1945, उदीची 1956, अंतरिक्ष 1969। दूसरे हैं ठाकुर रामाधार सिंह की रचना है लहरपंथी 1956, दिनकर उजलियाग, कांति त्रिपाठी जीवनदीप 1965 प्रकाशन वर्ष और दिनकर की उजलियाग 56 प्रकाशन वर्ष। माधव प्रसाद पांडे की रचना है 2, चितवन के फूल और मधुनीर, एक का प्रकाशन वर्ष 74 है, एक का मधुनीर का 1985 है। तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने देखा छायावादोत्तर युग के जितने भी गद्य गीत प्रकाशित हुए हैं और साथ ही उनके रचना और रचना वर्ष को। अगला जो तथ्य है वो है दिनकर के गद्य गीतों में मात्र भावुकता नहीं है, अनुभूति के घनत्व के कारण इनमें चिंतन की रेखाएं भी उभर आई हैं, इसलिए बीच बीच में सूक्ति वाक्य बन गए हैं। वस्तुतः इन्हें मन के उदात्त क्षणों की वाणी कह सकते हैं, इसलिए इनमें उज्ज्वलता और दीप्ति दोनों हैं। अगले रचनाकार है माधव प्रसाद पांडे। इनके गद्य गीत प्रिय को संबोधित होते हैं। माधव प्रसाद पांडे के जो गद्य गीत होते हैं वो किनको संबोधित होते हैं? प्रिय को संबोधित होते हैं। प्रत्येक गीत रूप, प्राणप्रिय, स्नेहमय, रागी मेरे जैसे संबोधनों से प्रारंभ हुए हैं, इसलिए इसमें एक प्रकार से निवेदन है, समर्पण है, स्मरण है, उपालंब आदि की श्रृंखला सी बन गई है। इनमें प्रिय के सानिध्य क्षणों की गूंज भी सुनाई पड़ती है। सब मिलाकर ये गीत निश्चल मन की व्यथा कथा बन गए हैं। अगला तथ्य है इस प्रकार गद्य गीतों की परंपरा जीवित है, किंतु इनका भविष्य आशामय नहीं प्रतीत होता है। प्रायः पिछली पीढ़ी के लेखक ही अब भी अपने कुछ एकांत क्षणों की भावपूर्णता को व्यक्त करके गद्य गीतों की सृष्टि कर रहे हैं। जीवन के प्रति वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास तथा यथार्थ की व्यापक स्वीकृति के कारण नए लेखक अन्य गद्य विधाओं की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं। यह युग एकांत संगीत की सृष्टि में विश्वास नहीं करता, परोक्ष के प्रति समर्पित होने की आस्था भी आज खंडित हो रही है। प्रकृति के संगीत को हृदय के संगीत में मिलाकर कुछ आई गीली, ललित, कोमल और मसृण शब्द गुम्फन के द्वारा लघु लघु पद्यकल्प गद्य खंडों की सृष्टि आज संभव नहीं हो रही है। अगले रचनाकार हैं
डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे ने इस परंपरा को जीवित रखा। अगर हम गद्य गीतों के सारांश के रूप में देखें तो अब हमारा यह जो गद्य गीत वाला जो सेक्शन है इसका सारांश हम देख रहे हैं, और इस सारांश में देखें तो मात्र माधव प्रसाद पांडे ही ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा है। पिछले वर्ष 2002 में समय समय पर लिखे गए उनके गद्य गीतों के 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला है स्वर्णनीरा, पराती सांझ बाती, रूप गीत और सूजन पूजा। एक ही जिल्द में स्वर्णनीरा शीर्षक से प्रकाशित हुए, यानी कि 4 संग्रह हैं और इन चारों संग्रहों को एक जिल्द के भीतर यानी स्वर्णनीरा संग्रह नाम देकर इन सभी को उसके अंदर समाहित किया गया है। श्री पांडे के अनुसार आज भी यह विधा जीवित है। उनके अनुसार आधुनिक लेखकों में प्रोफेसर जितेंद्र सूद, राजेंद्र अवस्थी और अशोक वाजपेयी ने भी गद्य गीत लिखे हैं। अगला तथ्य देख लेते हैं। पांडे जी का कहना है कि प्रोफेसर सूद की रचना पतझड़ की पीड़ा एक गद्य गीत है। ठीक है, तो पांडे जी प्रोफेसर सूद की रचना पतझड़ की पीड़ा को गद्य गीत बता रहे हैं। श्री वाजपेयी यानी अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कहीं नहीं वहीं, यह भी मुक्ति खंड में 35 गद्य गीत है। ठीक है, मुक्ति खंड में इसके 35 गद्य गीत हैं। और अगर हम देखें तो कादंबनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी के कालचिंतन शीर्षक गद्य खंड भी गद्य गीत ही हैं। अगर हम कादंबनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी की बात करें तो इनका जो कालचिंतन शीर्षक से जो गद्य खंड है वह भी क्या है, एक गद्य गीत ही है। पारंपरिक अर्थ में उपर्युक्त रचनाकारों का गद्य गीतकार होना विवादास्पद हो सकता है, किंतु डॉक्टर पांडे आज भी इस विधा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह निर्विवाद है। तो यानी अगर हम देखें तो माधव प्रसाद पांडे जो हैं मुख्य रूप से गद्य गीत के कह सकते हैं कि वो एकमात्र लेखक हैं जो इस विधा को जीवित रखने में सफल हुए हैं। श्री पांडे इधर के गद्य गीतों में संवेदना का विस्तार दिखाई देता है। श्री पांडे के इधर के गद्य गीतों में संवेदना का विस्तार दिखाई देता है। अपने गद्य गीतों में अंतर्जगत की भाव यात्रा करते हुए आप अनेक मन स्थितियों से गुजरे हैं। इस भाव यात्रा में करुणा की आर्द्रता, प्रेम की तरलता, वात्सल्य की स्निग्धता, स्मृति की सुगंध, आत्मनिवेदन की निश्चलता, मिलन का उल्लास, विरह की पीड़ा, अकेलेपन का अवसाद और उदास सौंदर्य का रागरस पूर्ण स्वागत के विविध रंग घुले मिले हैं। निश्चय ही डॉक्टर पांडे के गद्य गीतों को देखकर इस परंपरा के जीवित होने का एहसास होता है, किंतु अब इसके विकास की संभावना क्षीण है। ऐसा नहीं है कि आज का रचनाकार अपने एकांत क्षणों में अंतर्लीन नहीं होता है, किंतु इन क्षणों में भी उसकी चिंताएं, प्रश्न, संदेह, आकुलताएं और दुविधाएं उसका साथ नहीं छोड़ती और इन क्षणों को वह अंतः प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करता है। कहा जा सकता है कि गद्य गीतों का स्थान अब अंतः प्रतिक्रियाएं लेती जा रही हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पत्र साहित्य। अगला टॉपिक है पत्र साहित्य। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से सबसे कम समृद्ध है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ होगा, किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उसे कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं है। पत्र साहित्य का महत्व इसलिए मान्य है कि उसमें पत्र लेखक मुक्त होकर अपने को व्यक्त करता है, अपने को खोल कर रख देता है। सबसे अधिक मूल्यवान पत्र पर ही लिखा जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को जो आश्वासन और विश्वास देता है, जिन शब्दावलियों में उसकी मनुहार करता है, जिस प्रकार शपथपूर्वक अपनी सफाई देता है, वह सब उसके मन के एकांत वर्जना रहित मुक्त क्षणों के साक्षात्कार की भाषा होती है। वैयक्तिकता पत्र साहित्य की मूल विशेषता है। वह मात्र 2 हृदयों के बीच का आदान प्रदान है। तीसरे की उपस्थिति उसकी पवित्रता को नष्ट कर देती है। पत्र का खुला या मुक्त होना प्रेषक या प्रेष्य, भेजने और पाने वाले के मानसिक नैकट्य पर निर्भर करता है। अगला तथ्य है पत्र वस्तु स्थिति के सूचक, ज्ञातव्य के प्रकाशक और अभिप्रेत के वाहक भी होते हैं। एक व्यापारी दूसरे को व्यापार संबंधी पत्र लिखता है, एक राष्ट्र दूसरे को विरोध पत्र भेजता है। परिचित संभ्रांत व्यक्ति एक दूसरे की उपलब्धियों पर बधाई के पत्र भेजते हैं। पत्राचार के द्वारा अनेक विषयों की शिक्षा भी दी जाती है, किंतु साहित्य में इन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत पत्र ही साहित्य की विभूति बन सकते हैं। हिंदी में साहित्यकारों या अन्य महापुरुषों के पत्रों को प्रकाशित करने की परंपरा अभी कुछ दिनों से आरंभ हुई है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने देखा कि पत्र साहित्य की क्या विशेषता है और साहित्य में उसका क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, और उसकी विशेषता के अगर मूलभूत विशेषता की बात करें तो वैयक्तिकता उसमें महत्वपूर्ण विशेषता है और उसमें जो व्यक्ति भेज रहा है और जिसको भेज रहा है, ठीक है, यानी कि प्रेषक और प्रेषक यानी 2 व्यक्ति हैं, जो भेज रहा है और जो पाने वाला वो पत्र है, उन दोनों के मध्य के जो संवाद हैं उनको ही उस पत्र में सुरक्षित किया जाता है। यानी तीसरे का जिक्र उस पत्र की जो विशेषता है उसको कहीं ना कहीं नष्ट करना है। ठीक है,
ये एक चीज़ है। अब अगर हम देखें तो इस संदर्भ में साहित्यकारों या अन्य महापुरुषों के पत्रों को प्रकाशित करने की परंपरा भी कुछ दिनों से आरंभ हुई है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पत्र जो हैं वो साहित्य में संकलित या संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित की गई है द्विवेदी पत्रावली 1954 में, और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र। ठीक है, तो द्विवेदी पत्रावली और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र 1958 में इन्होंने प्रकाशित कराए हैं, संकलित कराए हैं। ठीक है, तो 1954 में इन्होंने द्विवेदी पत्रावली और 1958 में द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र इन्होंने संकलित किए हैं। किसने? बैजनाथ सिंह विनोद ने। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा इन दोनों ने मिलकर पद्म सिंह शर्मा के पत्र को संकलित किया है। पद्म सिंह शर्मा के ये पत्र जो है 1956 में संकलित किए गए हैं। अगले रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने संकलित साहित्यिकों के पत्र, ठीक है, इन्होंने साहित्यिकों के पत्र को संकलित किया है। ठीक है, अब इन साहित्यिकों में कौन कौन से रचनाकार या साहित्यकार शामिल हैं ये नहीं पता, लेकिन साहित्यकारों से संबंधित ये पत्र संकलित किए गए हैं। किनके द्वारा? किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा। महापुरुषों की प्रामाणिक जीवनियों के लेखन में उनके जीवन, गुण और विचारों पर प्रकाश डालने में सहायक पत्रों को उद्धृत किया जाता है। साथ ही हिंदी की श्रेष्ठ जोशनियों में भी अब चरित्र नायक संबंधी जीवनियों होगा। ठीक है, यहाँ पे जीवनियों होगा। हिंदी की श्रेष्ठ जीवनियों में भी अब चरित्रायक संबंधी महत्वपूर्ण पत्र उद्धृत किए जाने लगे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जीवनी और संस्मरण या रेखाचित्र संबंधित जब बात आती है तो वहाँ पे उस रचनाकार विशेष या लेखक विशेष के चरित्र को उजागर करने के लिए उन पत्रों को भी शामिल किया जाता है जिनमें उनका व्यक्तित्व निकल कर सामने आया है। अगर हम कलम का सिपाही की बात करें, ठीक है, तो कलम का सिपाही क्या है? प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखी है। इसमें अमृत राय ने प्रेमचंद से संबंधित कुछ अलभ्य पत्रों को उद्धृत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पत्र साहित्य जो है वह जीवनी विधा के अंतर्गत में भी शामिल किया जा रहा है। अगले रचनाकार पराडकर जी हैं। पराडकर जी और पत्रकारिता में, ठीक है, अगले जो रचनाकार है वो लक्ष्मी शंकर व्यास हैं। इन्होंने पराडकर जी और पत्रकारिता में, ये पत्र साहित्य है इनका, इसमें पराडकर जी से संबंधित तत्कालीन हिंदी की विभूतियों के सैकड़ों पत्रों को प्रस्तुत किया है। इनमें शिव प्रसाद जी गुप्त है, श्री प्रकाश जी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी है, संपूर्णानंद है, पद्म सिंह शर्मा हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं, काका कालेलकर हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, महामना मालवीय हैं, राजेंद्र बाबू आदि के पत्र महत्वपूर्ण हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कविराज गोपीनाथ की जीवनी में। ठीक है, कविराज गोपीनाथ की जीवनी, इसमें भगवती प्रसाद सिंह ने पत्रलोक शीर्षक से एक पृथक अध्याय ही दिया है। ये पत्र कविराज के आध्यात्मिक विचार से संबंधित है। अगर हम देखें तो जीवनी में भगवती प्रसाद सिंह ने पत्रलोक नाम से कविराज के आध्यात्मिक विचारों को शामिल किया है। अगला जो तथ्य है वो है जीवनियों के अतिरिक्त अब साहित्यकारों की जो ग्रंथावलियाँ या रचनावलियाँ प्रकाशित हो रही हैं उनमें पूरे एक खंड में पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे प्रेमचंद रचनावली, धनवीर भारती रचनावली, रघुवीर सहाय रचनावली, तो इस तरीके से जब रचनावली जब प्रकाशित हो रही है साहित्यकारों के लिए तो उनमें एक अलग खंड पत्र साहित्य को भी दिया जा रहा है। यानी उस रचनाकार या उस लेखक विशेष ने जिन भी रचनाकारों या साहित्यकारों को पत्र लिखे हैं उनको एक अलग खंड में शामिल किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो मुक्तिबोध ग्रंथावली, ठीक है, यह खंड मुक्तिबोध ग्रंथावली का जो खंड 6 है ये पूरी तरीके से पत्र साहित्य पर केंद्रित है। ठीक है, तो मुक्तिबोध का अगर आपको पत्रों के संदर्भ में जानना है, मुक्तिबोध के पत्रों के संदर्भ में, तो आप मुक्तिबोध ग्रंथावली के खंड 6 1980 में इसका प्रकाशन हुआ है, खंड 6 को देख सकते हैं। उनमें आपको मुक्तिबोध द्वारा लिखे गए या मुक्तिबोध को लिखे गए उन तमाम पत्रों की जानकारी मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली के 11 नंबर खंड को यानी कि खंड 11 को देखें, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के खंड 11 को देखें जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। इसमें भी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित पत्रों की जानकारी मिलेगी। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली का 8वां खंड। तो 8वें खंड में इसमें पत्र साहित्य को शामिल किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित। निराला रचनावली का खंड 8वां जो है वो 1983 में प्रकाशित हुआ है। इसमें भी निराला से संबंधित पत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, इन पत्रों से न केवल रचनाकारों के जीवन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन हुआ है वरन इनके समय की साहित्यिक गतिविधियों पर भी प्रकाश पड़ा है। लगता है अब पत्रों का महत्व साहित्यकारों की समझ में आने लगा है। पिछले 30 वर्षों में कुछ विशिष्ट साहित्यकारों के महत्वपूर्ण पत्र संग्रह प्रकाशित हुए हैं।
इनमें चिट्ठी पत्री दूसरा खंड अमृत राय ने लिखा है और ये प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। इसमें चिट्ठी पत्री 2 खंड 1962 प्रकाशन वर्ष, संपादक अमृत राय। प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह इन्होंने इस कृति में किया है। अगली जो रचना है वो है फाइल और प्रोफाइल, साहित्यकारों के उग्र के नाम पत्र। ठीक है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को लिखे अन्य साहित्यकारों ने जो पत्र लिखे हैं उनको फाइल प्रोफाइल नाम से संकलित या संपादित किया है रामनिरंजन परिमलेंदु ने, और बच्चन पत्रों के दर्पण में इस पत्र का भी संग्रह किया है रामनिरंजन परिमलेंदु ने। ठीक है, और पहला जो फाइल प्रोफाइल है इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है और बच्चन पत्रों के दर्पण में 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री ने संपादित किए हैं या संकलित किए हैं, और अगर हम देखें तो निराला के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1971 है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह जो कृति है यानी यह जो पत्र साहित्य है यह हरिवंश राय बच्चन ने संकलित किया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र को संकलित किया है वृंदावन दास ने और प्रकाशन वर्ष इसका 1971 है। निराला की साहित्यिक साधना खंड 3 जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 है, संपादित या संकलित किया है रामविलास शर्मा ने। यह भी एक पत्र साहित्य है निराला का। प्रसाद के नाम पत्र यह जो पत्र साहित्य है 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है और संकलित किया है इसको रत्नशंकर प्रसाद ने। यशपाल के पत्र 1970 में यह प्रकाशित हुआ है, इसको संकलित किया है मधुरेश ने। अनुभूति के क्षण इसे 1980 में संकलित किया है विजेंद्र स्नातक ने। दिनकर के पत्र को कन्हैयालाल फुलफगर ने 1981 में संकलित किया है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम प्रकाशन वर्ष 1982 और इसे संकलित किया है पद्यधर पाठक ने। पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रकाशन वर्ष 1983, इसे संकलित किया है मुकुंद द्विवेदी ने। अगला पत्र है अंचल पत्रों में प्रकाशन वर्ष 1983, इसे संकलित किया है जीवन प्रकाश जोशी ने। पाया पत्र तुम्हारा 1984 प्रकाशन वर्ष है और इसे संकलित किया है नेमीचंद्र जैन ने। नागार्जुन के पत्र 1987 प्रकाशन वर्ष है, इसे संकलित किया है नरेंद्र कोहली ने। अगला जो तथ्य है वो है पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सेठिया, 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसे संकलित किया है राधा भालोटिया आदि पत्र संग्रह भालोटिया ने। तो ये सभी पत्र संग्रह क्या है महत्वपूर्ण है। कुछ पत्रिकाओं ने अपने पत्र विशेषांक प्रकाशित किए हैं, जैसे कुछ पत्रिकाओं ने संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित विशेषांक निकाले थे, उसी तरीके से अगर हम देखें तो पत्र साहित्य पर भी विशेषांक निकले हैं पत्रिकाओं के द्वारा। तो ज्ञानोदय का 1963 वाला जो अंक है वो पत्र विशेषांक है। सम्मेलन पत्रिका का 1982 से 83 के बीच में जो अंक विशेषांक निकला है वह पत्र से संबंधित है। सारिका का 1979 में जो पत्र निकला है वह जो पत्रिका निकली है, जो अंक निकला है वो पत्र साहित्य से संबंधित है। ये पत्र विशेषांक के उल्लेखनीय अंक है। गोरखपुर की दस्तावेज पत्रिका, अगर हम देखें तो दस्तावेज पत्रिका का अंक 30 जो है वह अमृतलाल नागर के कुछ विशिष्ट पत्रों का प्रकाशन करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो दस्तावेज पत्रिका अंक 30 में अमृतलाल नागर के विशिष्ट पत्र प्रकाशित हुए। इसमें आलोचना का जो अंक 78 है, इसमें नामवर सिंह ने श्रीकांत वर्मा के 59 से 61 के बीच लिखे 23 पत्रों को प्रकाशित करके श्रीकांत जी की कृति के संपादन के समय के संघर्ष के कुछ पहलू उजागर किए हैं। आलोचना अंक 78 में नामवर सिंह ने श्रीकांत वर्मा के पत्रों के 23 पत्रों को संकलित किया है। अन्य पत्रिकाओं में भी स्फुट रूप से साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। यह सब होने पर भी अभी जो कुछ हुआ है कम है। भारतेंदु युग से लेकर अब तक जाने कितने साहित्यकारों के पत्र इधर उधर दबे पड़े हैं और नष्ट हो रहे हैं। इनमें हमारे साहित्य का इतिहास भी दबा हुआ है। इसके उद्धार के लिए सुनियोजित प्रयास की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि अब यह प्रयास होने लगा है। कुछ पत्रिकाओं के संपादक भी इस दिशा में गतिशील हुए हैं और पिछले कुछ वर्षों के भीतर अगर हम देखें तो मित्र संवाद नाम का यह पत्र साहित्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1992 है। इसको संकलित किया है रामविलास शर्मा और अशोक त्रिपाठी ने। ठीक है, मित्र संवाद जो है वह रामविलास शर्मा से संबंधित पत्रों के संकलन है इसमें और संकलित किया है अशोक त्रिपाठी ने। संवाद अनायास में गोविंद मिश्र से संबंधित इसमें एक सेकेंड हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इसी तरीके से लिखा गया है।
ठीक है। तो इसमें रामविलास शर्मा के पत्र हैं और इसे संकलित किया है अशोक त्रिपाठी ने। उसी तरीके से संवाद अनायास की बात करें तो उसमें गोविंद मिश्र के पत्र हैं और इसे संकलित किया है वल्लभ सिद्धार्थ ने। राकेश और परिवेश पत्रों में प्रकाशन वर्ष 1995 है और इसे संकलित किया है जयदेव तनेजा ने। आपस की बातें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसके पत्र इसमें संकलित है। 1996 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रतिनाद की अगर हम बात करें तो प्रतिनाद 1996 है और इसको संकलित किया है नरेंद्र कोहली ने। 3 महारथियों के पत्र, इसके भी संकलनकर्ता कौन है? रामविलास शर्मा के ये पत्र हैं। ठीक है, संकलनकर्ता नहीं है, इसमें भी ये रामविलास शर्मा के ही पत्र हैं, पत्र साहित्य है। ठीक है। मैं पढ़ा जा चुका पत्र, इसके संकलनकर्ता नंद किशोर नवल हैं। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, ये संकलन करता है भारती आयावर। अक्षर यज्ञ 1999 प्रकाशन वर्ष, प्रस्तुति इसकी की है पुष्पा भारती ने। कवियों के पत्र 2000, इसके संकलनकर्ता रामविलास शर्मा हैं। हमको लिखियों है कहाँ 2001, संकलनकर्ता डॉक्टर कमलेश अवस्थी हैं। पत्राचार 2001 प्रकाशन वर्ष, संकलन करता है बिंदु अग्रवाल। पत्रों की छाँव में 2003, डॉक्टर विवेकी राय संकलन करता है। अत्र कुशल यत्रास्तु नहीं होगा, तत्रास्तु होना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं क्या है, अत्र कुशल यत्रास्तु ही है। ठीक है, इसके संकलन करता है शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। अब वे वहाँ नहीं रहते 2006 प्रकाशन वर्ष, राजेंद्र यादव है इसके संकलन करता है। काशी के नाम 2006 प्रकाशन वर्ष, डॉक्टर नामवर सिंह इसके संकलन करता है। बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 2 खंड 2006 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रिय राम 2006, संपादक कौन है? गगन गिल हैं। मेरे युवजन मेरे परिजन 2007 हैं, संकलनकर्ता अशोक वाजपेयी हैं। रमेश मुक्तिबोध हैं। चलकर आए पत्र 2007 है, कृपाशंकर चौबे इसके संकलन करता है। रंग अभी गीले हैं, मलियज के पत्र हैं, 2008 इसका प्रकाशन वर्ष है। रमेश चंद्र शाह ने इस पत्र को संकलित किया है। ठीक है। देहरी पर पत्र चिट्ठियों के दिन, ये 2 जो पत्र हैं वो निर्मल वर्मा के पत्र हैं, 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। माटी महिमा का सनातन राग 2009, कृष्ण बिहारी मिश्र से संबंधित इसमें पत्र हैं, 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। अश्क के पत्र 2011, मधुदेश ने इसे संकलित किया है। अगेय के पत्र 2011, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसे संकलित किया है। ठीक है। इसमें से कुछ जो विशेष पत्र साहित्य हैं जिनकी चर्चा अमूमन हुआ करती है साहित्य के संदर्भ में, तो हम उनको विस्तार से देखेंगे और पुस्तक में कुछ जो पत्र साहित्य है उनको विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो उससे संबंधित हम प्रश्नों को भी देखेंगे। शिवपूजन सहाय ग्रंथावली के खंड 8, 9, 10 जिसका प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ है, इसमें शिवपूजन सहाय के नाम विभिन्न साहित्यकारों के पत्र एवं विभिन्न साहित्यकारों के नाम शिवपूजन सहाय के लिखे पत्र प्रकाशित है। एक साहित्यिक के प्रेम पत्र 2013 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसकी जो संकलन करता है वो पुष्पा भारती हैं। बच्चन पत्रों के दर्पण में 2013 प्रकाशन वर्ष है। राम निरंजन परिमलेंदु इनके संकलन करता है। शैलेश मटियानी के पत्र 2013, डॉक्टर शियाराम तिवारी इसके संकलन करता है। पत्रों में समय संस्कृति 2015 प्रकाशन वर्ष है। अच्युतानंद मिश्र इसके संकलन करता है। संस्कृति संवाद 2015 प्रकाशन वर्ष है। सदानंद प्रसाद गुप्त इसके संकलन करता है। अगला है नागार्जुन के पत्र हरिनारायण मिश्र के नाम 2015, संकलन और संपादन कीर्ति नारायण मिश्र ने इसे किया गया है। ठीक है। पत्र भी इतिहास भी इसको संपादित किया है उद्भ्रांत ने। ठीक है, ये उद्भ्रांत है, उद्भ्रांत मैंने लिखा ऐसे। ठीक है, उद्भ्रांत। ठीक है, तो पत्र भी इतिहास भी 2016, संपादक किसने है? उद्भ्रांत ने। प्रिय भगन, संकलन एवं संपादन करता कौन है? भारत भारद्वाज, 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। वे पुराने पत्र 2017, भारत भारद्वाज द्वारा ही संकलित है। चिट्ठियों की दुनिया 2017, संपादक सेरा यात्री हैं। एक पते पर 2018 प्रकाशन वर्ष, रमेश चंद्र शाह। तुम्हारा नामवर, संपादक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, एक पते पर रमेश चंद्र शाह का है। यह एक मिनट हम देखें तो यहाँ से ये दूसरी रचना है। एक पते पर 2018 प्रकाशन वर्ष है। रमेश चंद्र शाह इसके रचनाकार हैं। तो एक पते पर रमेश चंद्र शाह की कृति है, 2018 इसका प्रकाशन वर्ष है। तुम्हारा नामवर 2019 प्रकाशन वर्ष है और इसके संपादक या संकलनकर्ता डॉक्टर आशीष त्रिपाठी है। ठीक है, 2 अलग अलग रचनाएं। डाकिया डाक लाया स्वयं प्रकाश की रचना है और 2020 इसका प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के पत्र 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। संपादक इसके विजय मोहन शर्मा और जसवीर त्यागी हैं। चिट्ठी आई है 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। संकलनकर्ता कमल कुमार है। तुम्हारा नामवर 2022 प्रकाशन वर्ष है। संपादक आशीष त्रिपाठी है। तुम्हारा नामवर अभी हमने 2019 भी देखा।
ठीक है। अब इसी पुस्तक में 2 जगह तुम्हारा नंबर दे रखा है, ठीक है। एक जगह 2019 दे रखा है और संपादक आशीष त्रिपाठी हैं, और दूसरी जगह दे रखा है तुम्हारा नंबर 2022, संपादक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, ठीक है। एक ही पुस्तक है, पेज नंबर है इसका 637, ठीक है। तो अभी कौन सा प्रकाशन वर्ष सही है ये नहीं पता, या हो सकता है ये अलग खंड हो, तो खंड के विषय में भी ऐसा कुछ इसमें नहीं डाला गया है, ठीक है, कि वो अलग खंड है या ये अलग खंड है। तो 2 अलग अलग रचना, प्रकाशन वर्ष दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और एक ही पेज पर ये चीज़ दे रखी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों आप याद कर दीजिए, अगर जो भी ऑप्शन में आपको मिले आप उसमें से उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तुम्हारा नंबर 2022, प्रकाशन वर्ष संपादक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, पत्र जोग लिखी बच्चन के पत्र गोपेश के नाम, संपादक अनीता गोपेश हैं, 2023 इसका प्रकाशन वर्ष है। देहरी पर पत्र 2019, निर्मल वर्मा के जयशंकर को लिखे गए पत्र हैं इस देहरी पर पत्र में, और इसके संपादक है गगन गिल। हम गवाह चिट्ठियों के उस सुनहरे दौर को, हम गवाह चिट्ठियों के, एक सेकेंड, हम गवाह चिट्ठियों के उस सुनहरे दौर को, यही है इस रचना का नाम, और 2023 इसका प्रकाशन वर्ष है, और संपादक है उद्भ्रांत। मलियज के पत्र प्रेमा के नाम, प्रकाशन वर्ष 2023 है, प्रेमलता वर्मा के, यह प्रेमलता वर्मा ने इसे संकलित किया है। तुम्हारा नानू नामवर सिंह, तुम्हारा नानू नामवर सिंह, इसे संपादित किया है समीक्षा ठाकुर ने। तुम्हारे नानू नामवर सिंह, 2023 प्रकाशन वर्ष है, संपादक कौन है? समीक्षा ठाकुर है। पत्रों के आकाश में नीला चांद, 2024 प्रकाशन वर्ष है, संपादक डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी हैं। अगला जो प्रश्न है, तथ्य देख लेते पहले। सर्जक मन का पाठ, 2025 प्रकाशन वर्ष है, साहित्यकारों के पत्र गोविंद मिश्र के नाम, संपादक इसके नंदकिशोर आचार्य हैं, ठीक है। आदि कई महत्वपूर्ण पत्र संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उपर्युक्त संग्रहों के अतिरिक्त गोरखपुर से प्रकाशित दस्तावेज के अंक 90, 91 पूर्णतः तथा 92, 93, 94, 95, 96, 97 अंशतः पत्र साहित्य पर केंद्रित है। तो दस्तावेज जो पत्रिका है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पत्रिकाओं के विशेषांक भी पत्र साहित्य से संबंधित थे, और उन विशेषांकों में अगर हम देखें तो दस्तावेज का जो 90 और 91 वाला जो अंक है वो पूरी तरीके से पत्र साहित्य पर केंद्रित था। और अगर हम 92, 93, 94, 95, 96, 97 की बात करें तो इसमें अंश रूप में पत्र साहित्य जो है वो शामिल है, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी जब तक प्रख्यात साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित होते रहे हैं। किसी भी रचनाकार के दिवंगत होने पर उसके कुछ तत्काल उपलब्ध पत्रों के प्रकाशन की तो परंपरा ही बन गई है। संस्मरण ग्रंथों में भी संस्मृत व्यक्ति के पत्रों को संकलित किया जाने लगा है। इससे यह अनुभव किया जा सकता है कि अब पत्रों के संग्रह, संपादन और प्रकाशन की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों के भीतर प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्र संग्रहों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। अगर हम देखें तो कुछ जो पत्र साहित्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं और साहित्यिक दृष्टि से उनका अपना विशेष योगदान रहा है, यानी रचनाकार को जानने या साहित्यकार को जानने के लिए इन पत्र साहित्य की विशेष रूप से भूमिका रही है। तो हम उन पत्र साहित्य से संबंधित कृतियों को देखते हैं, ठीक है, और पुस्तक में भी उसको विस्तृत रूप दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो मित्र संवाद डॉक्टर रामविलास शर्मा से संबंधित है, और इससे संबंधित पहला प्रश्न है, मित्र संवाद किन दो साहित्यकारों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है। ये प्रश्न पूछा भी गया है यूजीसी नेट में। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख। मित्र संवाद जो है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित जो उनके बीच में जो संवाद हुए हैं उनको लेकर यह पत्र संग्रह है, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। मित्र संवाद डॉक्टर रामविलास शर्मा और उनके बीच मित्र केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले लंबे पत्र व्यवहार का संग्रह है। इसमें दोनों मित्र बिंब प्रतिबिंब भाव से एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं। पाठक दोनों की मुद्राएं और भावदशाएं एक साथ देख सकता है। इसमें दोनों मित्रों का सुख दुख, रीझ खींच, तर्क वितर्क, प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, सहमति असहमति तथा वाद विवाद संवाद देखते बनता है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो मित्रों का एकांत ही नहीं, पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति दोनों की सार्थक टिप्पणियां भी हैं। अनेक दृष्टियों से यह संग्रह महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो समकालीन हिंदी साहित्य को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। इसी क्रम में डॉक्टर शर्मा के अन्य दो पत्र संग्रहों की चर्चा भी उचित होगी। तो अगर हम अन्य पत्र संग्रहों की बात करें तो अभी प्रश्न उससे भी संबंधित आएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो इसी संबंधित है, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा के पत्र संग्रह से संबंधित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के पत्र संग्रह 3 महारथियों के पत्र में 3 महारथी कौन कौन से हैं? तो रामविलास शर्मा से जो पहला संबंधित जो पत्र है वो है मित्र संवाद,
दूसरा जो संबंधित पत्र है इनका आपस की बातें, और तीसरा जो इनका संबंधित पत्र संग्रह है वो है 3 महारथियों के पत्र। तो कुल 3 है रामविलास शर्मा के पत्रों से संबंधित, मित्र संवाद, आपस की बातें और 3 महारथियों के पत्र। हम तीनों के विषय में जानेंगे। तो अगर हम देखें तो दूसरा वाला जो है वो है 3 महारथियों के पत्र। इनमें अगर 3 महारथी देखें तो 3 महारथी कौन कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और किशोरी लाल वाजपेयी। तथ्य देख लेते हैं। आपस की बातें, ठीक है, यहाँ पे तथ्य में पहले आपस की बातें इसकी चर्चा की गई है। और आपस की बातें में अगर हम देखें तो डॉक्टर शर्मा के उन पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने समय समय पर अपने बड़े भाई को लिखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपस की बातें में जो रामविलास शर्मा के पत्र जो हैं वो किन को संबोधित है, तो उनके बड़े भाई को हैं, ठीक है। इन पत्रों में व्यक्तियों और घटनाओं के संबंध में डॉक्टर शर्मा की प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों का विशेष महत्व है। इससे उनके व्यक्तित्व और विचार प्रणाली को समझने में मदद मिलती है। इनमें डॉक्टर शर्मा के अंतरंग जीवन की परती का उद्घाटन नहीं हुआ है, कि पत्रों का, एक सेकेंड, हाँ, के परतों का उद्घाटन नहीं हुआ है 3 महारथियों। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ तक तो था आपस की बातें के विषय में। अब हम देखें तो 3 महारथियों के संदर्भ में क्या है? 3 महारथियों से तात्पर्य कथाकार वृंदावन लाल वर्मा, पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी और भाषा शास्त्री किशोरी दास वाजपेयी से है। इनके द्वारा डॉक्टर शर्मा को लिखे गए पत्रों का संग्रह है 3 महारथियों के पत्र। संग्रहित पत्रों में तीनों महारथियों के स्वभाव, विचार और हिंदी साहित्य को उनकी देन के साथ ही उनके व्यक्तित्व के अंतर्विरोध भी उभरकर सामने आए हैं। तीनों संग्रहों को मिलाकर देखा जाए तो इनके माध्यम से हिंदी साहित्य का एक लंबा कालखंड हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। इसमें इतिहास का वह चेहरा दिखाई पड़ता है जो इतिहासकारों की दृष्टि से सर्वथा ओझल रहा है। तो रामविलास शर्मा की 3 जो पत्र साहित्य संबंधित कृति है वो है मित्र संवाद, आपस की बातें और 3 महारथियों के पत्र। मित्र संवाद के अगर प्रश्न पूछा जाए कि मित्र संवाद किसके बीच में पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ, तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल का है। और अगर आपस की बातें पूछा जाए तो आपस की बातें में वो अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए 3 महारथियों में किन के बीच पत्र संवाद हो रहे हैं, तो वहाँ पे है बनारसी दास चतुर्वेदी, वृंदावन लाल वर्मा और किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे क्योंकि रामविलास शर्मा जो हैं वो महत्वपूर्ण लेखक कह सकते हैं हिंदी साहित्य में आपके लिए हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है संवाद अनायास, इसमें वल्लभ सिद्धार्थ ने किनके साथ हुए पत्र व्यवहार को संकलित किया है? सही उत्तर होगा संवाद अनायास में वल्लभ सिद्धार्थ ने गोविंद मिश्र के पत्र व्यवहार को इसमें संकलित किया है। तथ्य देख लेते हैं। संवाद अनायास प्रख्यात कथाकार गोविंद मिश्र को वल्लभ सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। वल्लभ सिद्धार्थ श्री मिश्र के मित्र और सहपाठी हैं, दर्शन में MA हैं, एक अधीत रचनाकार भी हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, एक अधीत रचनाकार भी हैं, लिखा कम है। उनके प्रत्येक पत्र को एक सार्थक शीर्षक देकर प्रकाशित किया गया है। पत्रों के बाद श्री मिश्र की गंभीर टिप्पणियां भी दी गई हैं। सिद्धार्थ ने अपने पत्रों में साहित्य के व्यापक संदर्भ को सामने रखकर उसके स्वरूप, उद्देश्य, सार्थकता, रचना प्रक्रिया और संप्रेषणीयता के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रचनाकारों और चिंतकों सोल्जेनित्सिन, दोस्तोयेव्स्की, पुश्किन, रसेल, मार्कुस आदि के विचारों को उद्धृत करते हुए साहित्य की मानवीय सार्थकता की ओर बार बार ध्यान आकृष्ट किया है। इस संग्रह का महत्व 2 साहित्यकार मित्रों के अंतरंग संवाद की दृष्टि से उतना नहीं है जितना विश्व के महान साहित्यकारों द्वारा उद्घाटित साहित्य के मर्म की पहचान कराने की दृष्टि से है। अगला प्रश्न है राकेश और परिवेश पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? सही उत्तर क्या होगा? राकेश और परिवेश इस पत्र संग्रह का संपादन किया है जयदेव तनेजा ने। तथ्य देख लेते हैं। राकेश और परिवेश पत्रों में शीर्षक पत्र संग्रह का संपादन जयदेव तनेजा ने किया है। इसमें मोहन राकेश के 771 पत्रों का संचयन है। पत्र सभी तरह के हैं, अर्थात वे जो राकेश ने घर परिवार के लोगों, मित्रों और परिचितों को लिखे हैं और वे भी जो राकेश को उनके मित्रों, घर के लोगों और परिचितों ने लिखे हैं। पत्र हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। राकेश का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। श्री तनेजा ने उन्हीं पत्रों का संचयन किया है जिनसे राकेश के बहुआयामी व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके समय की किसी उल्लेखनीय विशेषता या किसी पहलू का रेखांकन हो सके। इन पत्रों में राकेश का अत्यंत जटिल व्यक्तित्व अपने समस्त अंतर्विरोधों के साथ विश्वसनीय और प्रामाणिक रूप में उभरकर सामने आया है। अंत में 22 वर्ष बाद राकेश को लिखा गया अनीता का पत्र बड़ा ही मार्मिक है, जिससे जाहिर होता है कि आज भी राकेश अनीता के भीतर जीवित हैं। राकेश और उनके समय को समझने के लिए यह संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले रचनाकार या अगले जो पत्र संग्रह है वो है नरेंद्र कोहली के पत्र संग्रह प्रतिनाद को किन 3 खंडों में विभक्त किया गया है? तो इनको प्रतिनाद को वरदान, फरमान और सम्मान इन 3 खंडों में विभक्त किया गया है। तथ्य देख लेते हैं। प्रतिनाद कथाकार नरेंद्र कोहली को वरिष्ठ साहित्यकारों, संपादकों और पाठकों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है प्रतिनाद, ठीक है।
श्री कोहली ने इसी क्रम में इसे वरदान, फरमान और सम्मान 3 खंडों में विभक्त कर दिया है। वरिष्ठ साहित्यकारों के पत्रों को आप अपने लिए वरदान मानते हैं, संपादकों के पत्र उनके लिए फरमान के समान हैं, पाठकों की प्रतिक्रिया से आप अपने को सम्मानित अनुभव करते हैं। वरदान खंड में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, अमितलाल नागर, शिवमंगल सिंह सुमन, विष्णु प्रभाकर, नागार्जुन आदि के पत्र महत्वपूर्ण हैं। इन पत्रों में कोहली जी को प्रोत्साहन भी दिया गया है और उनकी कमजोरियों की ओर इंगित भी किया गया है। श्री कोहली के लेखन के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की जानकारी के लिए यह पत्र संग्रह महत्वपूर्ण है। अगला जो पत्र संग्रह है वह है मैं पढ़ा जा चुका पत्र। इसके संदर्भ में प्रश्न है, मैं पढ़ा जा चुका पत्र में किसके नाम लिखे गए लगभग 550 पत्र संग्रहित हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख, नंदकिशोर नवल। तथ्य देख लेते हैं। मैं पढ़ा जा चुका पत्र में अनेक नए पुराने साहित्यकारों द्वारा नंदकिशोर नवल को लिखे गए लगभग 550 पत्र संग्रहित है। इनमें नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भीष्म साहनी, केदारनाथ अग्रवाल, अमृतलाल नागर, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी आदि के पत्र महत्वपूर्ण हैं। संग्रह के आरंभ में श्री नवल की एक लंबी भूमिका है। इन पत्रों में पिछले 40 वर्षों के हिंदी साहित्य की अंतरंग और लगभग परिचित गाथा से हमारा परिचय होता है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कथाकार रेणु के पत्रों का संग्रह चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे का संपादन किसने किया है? तो इसे संपादित किया है भारती आयावर ने। तथ्य देख लेते हैं। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे प्रख्यात कथाकार रेणु के पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन भारती आयावर ने किया है। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के पत्र हैं। यह पत्र रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज है। अगला पत्र संग्रह है अक्षर अक्षरयज्ञ। संबंधित प्रश्न है, अक्षर अक्षरयज्ञ किस यशस्वी संपादक के पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। तथ्य देख लेते हैं। अक्षर अक्षरयज्ञ धर्मयुग के यशस्वी संपादक श्री धर्मवीर भारती द्वारा समकालीन साहित्यकारों और मित्रों को लिखे गए छोटे बड़े पत्रों का संग्रह है। इसकी प्रस्तुति उनकी पत्नी पुष्पा भारती ने की है। संग्रहित पत्रों में सबसे लंबे पत्र वे हैं जो श्री लक्ष्मी चंद्र जैन को लिखे गए हैं। श्री जैन को लिखे गए आरंभिक पत्रों को पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि शुरू में श्री भारती जैसे स्वतंत्र चेता रचनाकार को धर्मयुग के प्रबंध तंत्र से सामंजस्य स्थापित करने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन पत्रों में भारती जी की सुरुचि, संस्कार, स्वभाव और लेखकीय व्यक्तित्व के अनेक आयाम उद्घाटित हुए हैं। निश्चय ही यह पत्र श्री भारती के साहित्य और पत्रकारिता के प्रति समर्पित जीवन के विश्वसनीय दस्तावेज हैं। अगला प्रश्न है, कवियों के पत्र संग्रह की भूमिका लगभग 40 पृष्ठ किसने लिखी हैं? सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। तथ्य देख लेते हैं। कवियों के पत्र में, ठीक है, कवियों के पत्र में ये पत्र संग्रह है। इसमें श्री मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर बच्चन, अज्ञे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवेज, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन आदि रचनाकारों द्वारा डॉक्टर शर्मा को लिखे गए पत्र संग्रहित हैं। आरंभ में डॉक्टर शर्मा की लगभग 40 पृष्ठों की भूमिका है। इन पत्रों से दो बातें मुख्य रूप से उभरकर सामने आती हैं। एक तो यह है कि आलोचक की बातों का कवियों और रचनाकारों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी रचनाकार उतना ही नहीं होता जितना वह अपनी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास को विश्वसनीय बनाने के लिए पत्रों का गंभीर अध्ययन अपेक्षित है। अगला प्रश्न है, हमको लिखियो है कहाँ किस प्रतिभाशाली समीक्षक को लिखे गए पत्रों का संकलन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवी शंकर अवस्थी। तथ्य देख लेते हैं। हमको लिखियो है कहाँ प्रतिभाशाली समीक्षक देवी शंकर अवस्थी को लिखे गए 241 पत्रों का संकलन है। संकलन संपादन उनकी पत्नी डॉक्टर कमलेश अवस्थी ने किया है। संग्रह में पारिवारिक पत्र कुल 9 हैं। शेष पत्र समकालीन साहित्यकारों के हैं। 15 जनवरी 1966 को एक दुर्घटना में अवस्थी जी की मृत्यु हो गई थी। सन 1953 के आसपास वे साहित्य के क्षेत्र पर उभरने लगे थे। यह सारे पत्र इन 13 वर्षों की अवधि के बीच के हैं। आश्चर्य होता है कि इतने कम समय में श्री अवस्थी ने अपने समय के प्रायः सभी वरिष्ठ कनिष्ठ साहित्यकारों का स्नेह सौहार्द प्राप्त कर लिया था। इस संग्रह के संबंध में श्री अशोक वाजपेयी की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। मैं आश्वस्त हूँ कि 6वें-7वें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब जतन और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इस संचयन का उसमें उचित स्थान होगा। अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल के पत्रों का संग्रह पत्राचार किसने संपादित किया है? सही उत्तर होगा डॉक्टर बिंदु अग्रवाल ने। तथ्य देख लेते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार श्री भारत भूषण अग्रवाल अपने अग्रज, समवयस्क और अनुज सभी तरह के साहित्यकारों से आत्मीय भाव अनुभव करते थे। इन सब के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता था। डॉक्टर बिंदु अग्रवाल ने पत्राचार शीर्षक से इन पत्रों को संपादित करके प्रकाशित करा दिया था। इसके 2 खंड है। पहला खंड विस्तृत है। इसमें श्री मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी से दिनकर, जैनेन्द्र अज्ञे, अश्क, नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह आदि साहित्यकारों को लिखे गए पत्र हैं। दूसरे खंड में वे पत्र हैं जो उन्होंने विदेश से अपने
परिवार के लोगों मुख्यतः बिंदु जी को लिखे थे। इस संकलन के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री अशोक वाजपेयी ने लिखा है, हिंदी में नए साहित्य के आरंभ, संघर्ष और प्रतिष्ठा का अगर कोई अनौपचारिक इतिहास लिखा जाए तो उसके लिए यह संकलन बहुत प्रासंगिक होगा। अगला प्रश्न है, पत्र मेरी संपदा है और वे मेरे निर्माता भी हैं। यह कथन किस लेखक के पत्र संग्रह पत्रों की छाँव से उद्धृत है? सही उत्तर होगा डॉक्टर विवेकी राय। तो डॉक्टर विवेकी राय का पत्र संग्रह है पत्रों की छाँव में, 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर विवेकी राय का यह पत्र संग्रह है। इस संग्रह में कुल 111 पत्र ऐसे हैं जो अन्य साहित्यकारों ने विवेकी राय को लिखे हैं और 29 पत्र ऐसे हैं जो विवेकी राय ने अन्यों को लिखे हैं। विवेकी राय को लिखने वाले साहित्यकारों में प्रमुख हैं अमृतलाल नागर, रामधारी सिद्धनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, शिवप्रसाद सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मीकांत वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, विष्णुकांत शास्त्री, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, रमेश चंद्र शाह, विष्णु प्रभाकर आदि। जिन साहित्यकारों को विवेकी राय ने पत्र लिखे हैं उनमें उल्लेखनीय हैं राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोपाल राय, लक्ष्मी मल सिंघवी, रामदर्श मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, केदारनाथ सिंह आदि। इन पत्रों के संबंध में स्वयं श्री राय ने लिखा है, यह सत्य है कि पत्र मेरी संपदा है, साथ ही साथ वे मेरे निर्माता भी हैं, पथ प्रदर्शक और पीठ ठोक कर आगे बढ़ाने वाले मित्र हैं। वस्तुतः श्री राय के साहित्यिक जीवन का आरंभ सोनबानी जैसे छोटे से गांव में हाई स्कूल के हिंदी अध्यापक के रूप में हुआ था। उन दिनों पत्रों के द्वारा ही वे साहित्य जगत से जुड़े थे। उन दिनों का अपना अनुभव बताते हुए वे कहते हैं, कितना अच्छा लगता कि अपने निर्धारित समय पर मेरा प्रिय व्यक्ति डाक प्यून आता और मेरे हाथों में ऐसा अनमोल साधन थमा जाता कि मैं तत्काल अपने घर चारपाई पर बैठे बैठे देश के कोने कोने के चोटी के साहित्य देवताओं से जुड़ जाता। विषण अतीन्द्रिय आनंद वाले होते थे। ऐसा लगता था कि मैं कुछ और हो गया हूँ, मैं फैल गया और इस प्रकार फैलते फैलते मैं सचमुच कुछ से कुछ हो गया। तो ये जो पंक्ति हैं यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये दोनों पंक्तियाँ उनके पत्रों के संबंध में इससे अधिक सार्थक टिप्पणी और क्या हो सकती है। इसमें इतना ही जोड़ा जा सकता है कि पत्र मात्र शब्द नहीं होते, उनमें व्यक्तित्व होता है। वे आपके मन के मीत होते हैं, उनसे आप वह सब कह सकते हैं जो औरों से नहीं कह सकते हैं। उनमें सृजनात्मक शक्ति होती है, एक सर्जक व्यक्तित्व उन्हें रचता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्रतिदान में वे दूसरे को रचते, आकार देते और अंत तक उसका पथ प्रदर्शन करते हैं। वे व्यक्ति का ही नहीं साहित्य का इतिहास भी रचते हैं। यदि श्री राय को पत्रों से प्रेरणा और शक्ति मिली तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हिंदी में तो पत्र साहित्य के प्रकाशन का दौर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। ज्यों-ज्यों पत्रों का अन्वेषण प्रकाशन होता जाएगा, हिंदी साहित्य के नए अध्याय बनते जाएंगे। अगला प्रश्न है, अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 प्रकाशन वर्ष किन दो दिग्गजों के बीच 50 वर्षों के पत्र व्यवहार का आदान प्रदान है? जैसे वहाँ पे हमने देखा था तो तथ्य में क्या लिखा हुआ था, जो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे, तो पत्र साहित्य की जहाँ पे सूची दे रखी थी वहाँ यत्रास्तु लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जो विस्तार दिया गया है उसमें तत्रास्तु लिखा गया है। ठीक है, तो ये तत्रास्तु ही है। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 किन दो दिग्गजों के बीच 50 वर्षों के पत्र व्यवहार का आदान प्रदान है? तो यह है रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के संदर्भ में है। तथ्य देख लेते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004 यह है रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच 1940 से लेकर 1990 तक हुए लगभग 310 पत्रों के आदान प्रदान की संज्ञा है। पत्रों के विषय अनेक हैं। देखा जाए तो इनके माध्यम से विगत शती में रचित साहित्य के अनेक ज्ञात अज्ञात संदर्भ उभरकर सामने आए हैं। व्यक्तिगत योगक्षेम और रीझ खींच के पत्र भी हैं, किंतु बहुत कम। निश्चय ही डॉक्टर विजय मोहन शर्मा और डॉक्टर शरद नागर ने इनका संकलन संपादन करके हमारा बड़ा उपकार किया है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा ने अपने भाई रामकुमार को लिखे पत्रों को किस शीर्षक से प्रकाशित किया है? सही उत्तर है ख प्रियराम। तथ्य देख लेते हैं। प्रियराम 2006 प्रकाशन वर्ष। निर्मल वर्मा की प्रियराम अपने भाई रामकुमार को सन 1969 से लेकर सन 1995 ईस्वी के बीच लिखे गए 68 पत्र संकलित हैं। ये पत्र प्राग, लंदन, क्लादनो, बरी, आयोबा, शिमला आदि से लिखे गए हैं। कुछ पत्र भारत में दिल्ली, शिमला, भाल, बंगलुरु आदि से लिखे गए हैं। निर्मल वर्मा के ये पत्र एक और अगर उनकी कला और संस्कृति संबंधी अभिरुचियों को उजागर करते हैं, वहीं यूरोप की कलात्मक गतिविधियों में हिस्सेदारी द्वारा उस यूरोप की एक कला डायरी भी तैयार करते हैं। प्रियराम निर्मल वर्मा को समझने की दृष्टि से एक उपयोगी और ज़रूरी किताब है। अगला प्रश्न है, अब वे वहाँ नहीं रहते प्रकाशन वर्ष 2006 संग्रह में किन आंदोलनकारी रचनाकारों के पत्र हैं? सही उत्तर क्या होगा? नई कहानी आंदोलन के हैं राजेंद्र यादव। अव्यवहानी मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव हैं और कमलेश्वर है। ठीक है, ये तीनों नई कहानी आंदोलन के पुरोधा कवि कह सकते हैं।
पुरोधा लेखक थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब वे वहाँ नहीं रहते हैं। प्रकाशन वर्ष 2006। सन 1950 से 60 के बीच नई कहानी आंदोलन के पुरोधा थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। डॉक्टर नामवर सिंह इस आंदोलन के संतुलित समीक्षक थे। प्रस्तुत संग्रह में इन सभी के पत्र संग्रहित हैं। एक पत्र देवी शंकर अवस्थी के भी हैं, पत्र 2-2.5 पंक्तियों के भी हैं और कई पृष्ठों के भी। यहाँ बतौर नमूने के राजेंद्र यादव को मोहन राकेश द्वारा लिखे गए एक पत्र की अविकल नकल देखिए। अब अगर हम देखें तो राजेंद्र यादव ने मोहन राकेश को एक जो पत्र लिखा है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मोहन राकेश लिखते हैं, प्रिय यादव, कार्ड मिला 50 रुपये का एमओ परसों भेजा था, 50 का आज भेज रहा हूँ। इस बीच का समाचार यह है कि मैंने यूनिवर्सिटी की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। तो यह मोहन राकेश ने लिखा है और सब बाद में मन्नू का स्वाद अब कैसा है। ठीक है, तो मनु भंडारी के संदर्भ में मोहन राकेश पूछ रहे हैं राजेंद्र यादव से और यह भी जानकारी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो यह जो सस्नेह राकेश है, ये जो पत्र हैं यह राजेंद्र यादव को लिखा है मोहन राकेश ने। अब वे वहाँ नहीं रहते में यह पत्र भी संकलित है। तो देखा जाए तो पत्र बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 पंक्तियों का ही ये पत्र है और इसमें आत्मीयता है एक तरह से अगर आप देखें तो। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो काशी के नाम 2006 प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा अपने किन भाइयों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो सही उत्तर क्या होगा, काशीनाथ सिंह और रामजी सिंह। ठीक है, नामवर सिंह ने काशीनाथ सिंह और रामजी सिंह के पत्रों का संग्रह किसमें किया है, काशी के नाम। तथ्य देख लेते हैं। काशी के नाम 2006 प्रकाशन वर्ष है। यह आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा अपने भाई काशीनाथ सिंह और रामजी सिंह को सन 1955 से 99 के बीच समय समय पर लिखे गए कुल 364 पत्रों का संग्रह है। पत्रों में गहरी आत्मीयता की झलक मिलती है। साहित्यिक संदर्भ हाशिए पर है। यह इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, दस्तावेज पत्रिका के संपादक ने पत्रों के संरक्षण के लिए किन अंकों में दुर्लभ पत्र प्रकाशित किए हैं। सही उत्तर होगा 90 और 91। दस्तावेज पत्रिका के संपादक ने पत्रों के संरक्षण के लिए किन अंकों में दुर्लभ पत्र प्रकाशित किए हैं, 90 और 91 में। तथ्य देख लेते हैं। दस्तावेज के 90 और 91 अंकों में अज्ञेय मोहनलाल महतो वियोगी, जैनेन्द्र वियोगी, हरीश श्रीनारायण चतुर्वेदी, प्रफुल्ल चंद्र ओझा, उपेन्द्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माछवे, महाराज कुमार, रघुवीर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, नरेश मेहता, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि के पत्र संग्रहित हैं। इन पत्रों का अपना महत्व तो है ही, इनसे अधिक महत्व संपादक की इस चिंता का है पत्रों की दुर्लभ संपदा नष्ट ना होने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि उनका संरक्षण किया जाए। शायद इस चिंता का ही परिणाम है कि दस्तावेज के बाद के अंकों में भी साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित हुए हैं और हमारा विश्वास है कि आगे भी प्रकाशित होते रहेंगे। अगला प्रश्न है पत्रों में समय संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पत्रों में समय संस्कृति 2015 प्रकाशन वर्ष है। किसके द्वारा लिखे और प्राप्त किए गए पत्रों का संचयन है। तो यह भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा यह संकलित किया गया है, पत्रों में समय संस्कृति। तथ्य देख लेते हैं। पत्रों में समय संस्कृति 2015 संचयन अच्युतानंद मिश्र। इसमें गीता प्रेस के संस्थापक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा विभिन्न साहित्यकारों, राजनेताओं, समाज सेवियों को लिखे गए पत्र तथा विभिन्न लोगों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र संकलित हैं। पत्र लेखकों में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय भग्गन 2016 प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नंदकिशोर नवल द्वारा अपने किस अनुज यानी भारत भारद्वाज को लिखे गए पत्र हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, भग्गन। तथ्य देख लेते हैं। प्रिय भग्गन 2016 प्रकाशन वर्ष प्रस्तुत पुस्तक हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक नंदकिशोर नवल द्वारा अपने अनुज भग्गन, घरेलू नाम साहित्यिक नाम क्या है, भारत भारद्वाज के नाम, 35 वर्षों 1970 से 2003 के दौरान लिखे गए 271 पत्रों का संकलन है। इस पुस्तक में बहुत सारे साहित्यिक प्रसंग है। समकालीन हिंदी साहित्य का हरा भरा परिदृश्य ही नहीं बल्कि उसकी विद्रूपता और क्रूरता भी है। इस पुस्तक में अग्रज डॉक्टर नवल के साहित्यिक विकास का पता तो चलता ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि उन्होंने अपने अनुज के भीतर साहित्य के प्रति रुचि और ललक कैसे पैदा हुई। यह पत्र पिछले 35 वर्षों के वर्तमान साहित्य का अद्भुत दृश्यालेख है, जिसमें सुख दुख और संघर्ष तथा भटकाव के अनेक मोड़ हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक पते पर 2018 प्रकाशन वर्ष संग्रह में किस लेखक के पते पर आए पत्रों का संकलन है। सही उत्तर होगा रमेश चंद्र शाह। तथ्य देख लेते हैं। एक पते पर 2018 प्रकाशन वर्ष रमेश चंद्र शाह के पते पर विभिन्न साहित्यकारों, दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों और चिंतकों ने सैकड़ों चिट्ठियां भेजी हैं। ये सारे पत्र अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा, श्रीराम वर्मा, मलयज, विद्यानिवास मिश्र, श्रीलाल शुक्ल,
अशोक सक्सेरिया, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, श्रीपत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशदेव शल्य, मुकुंद लाट, जड़वालाल मेहता, कृष्ण बलदेव वैद्य, रघुवीर सहाय, दया कृष्णन, कुंवर नारायण राय और कृष्णनाथ आदि व्यक्तियों ने लिखे हैं। रमेश चंद्र शाह को यह लिखे गए ये पत्र महज पत्र नहीं है वरन साहित्य इतिहास है। एक पते पर लिखे गए इन पत्रों का अत्यंत महत्व है। अगला प्रश्न है, डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया 2020 प्रकाशन वर्ष किस प्रसिद्ध कथाकार के पत्रों का संकलन है? तो यह सही उत्तर क्या होगा? डाकिया डाक लाया स्वयं प्रकाश के प्रसिद्ध पत्रों का संकलन है। तथ्य देख लेते हैं। डाकिया डाक लाया 2020 स्वयं प्रकाश के पत्रों का संकलन है जिसमें डॉक्टर नामवर सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, भगवान सिंह, नेमीचंद जैन, काशीनाथ सिंह, कमला प्रसाद, ज्ञानरंजन, शेमचंद्र सुमन, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, सुधा अरोड़ा, भीष्म सानी, शंभुनाथ, शिवानी आदि प्रसिद्ध साहित्यकारों के पत्र स्वयं प्रकाश के नाम लिखे गए प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, पत्र भी इतिहास भी किस विद्वान के द्वारा संपादित पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर होगा उद्भ्रांत। तथ्य देख लेते हैं। पत्र भी इतिहास भी प्रकाशन वर्ष 2016 उद्भ्रांत द्वारा संपादित पत्र संग्रह है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बद्री विशाल पित्ती, गिरजा कुमार माथुर, मुंशी राम शर्मा सोम, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी, परिपूर्णानंद वर्मा, ठाकुर प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह, अमृतलाल नागर, जानकी वल्लभ शास्त्री, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, केदारनाथ सिंह, सत्या साची जैसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों के पत्र संकलित हैं। अब अगर हम उपसंहार के रूप में देखें तो पत्र साहित्य का उपसंहार हम देख लेते हैं। हमने गद्य गीत का उपसंहार देख लिया था प्रारंभ में। तो पत्र साहित्य का जो उपसंहार है उसमें पहला जो तथ्य है वो है, उपन्यास, कहानी आदि अन्य विधाओं में भी पत्र शैली का प्रयोग किया जाता है। ये पत्र काल्पनिक होते हैं। उपन्यास लेखक एक पात्र द्वारा दूसरे को पत्र लिखवाता है। इन पत्रों से दो पात्रों के अंतरंग संबंधों की सूचना मिलती है जो दोनों ही पात्रों के व्यक्तित्व विश्लेषण में सहायक होती है। यात्रा वृत्तों में लिखे गए पत्र काल्पनिक होते हैं। अब अगर हम देखें तो विभिन्न विधा में पत्र साहित्य किस तरीके से काम करता है या उसकी कैसी भूमिका रहती है वो इसमें बताया गया है उपसंहार में। यात्रा वृत्त में अगर लिखे गए पत्र जो हैं वो काल्पनिक नहीं होते। इनमें यात्रा वृत्त लेखक यात्रा विवरण प्रस्तुत करता है। इनमें पत्रों का निजी वैशिष्ट अंतरंग क्षणों की अनुभूति नहीं होता। यात्रा के क्रम में देखे गए दृश्य, मन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव तथा उन प्रभावों के दबाव से तरंगित होने वाले भाव, विचार एवं अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया को किसी क्षमशील मित्र तक पहुंचाने के लिए यात्रा वृत्त लेखक पत्र शैली का प्रयोग करता है। जिसे संबोधित करके वह पत्र लिखता है उसे अपने अनुभव का सहभागी बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त इसमें पत्र के कोई तत्व नहीं होते हैं। अगला जो तथ्य है वो है, दस्तावेज का अंक 47 में एक ऐसा ही संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। ठीक है, किसमें? दस्तावेज के अंक 47 में। जो भी हमने यात्रा वृत्तांत में जो पत्र की चर्चा की कि उसमें किस तरीके से पत्र साहित्य होता है और उसको जो है एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। यानी अगर हम देखें तो दस्तावेज का जो अंक 47 है इसमें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने ऐसा ही एक यात्रा वृत्तांत से संबंधित पत्र साहित्य लिखा है। पूरा यात्रा वृत्त 2 पत्रों में समाप्त हुआ है। मूलतः यह यात्रा वृत्त ही है, पत्र नहीं है। इसमें लेखक ने केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किया है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो यात्रा वृत्त से संबंधित जो पत्र संग्रह है उसमें कहाँ की यात्रा का जिक्र या वर्णन है, तो केदारनाथ की यात्रा का वर्णन है। वर्णन अत्यंत सजीव, मोहक, बिंबधर्मी और अनुभूति दीप्त है। अगला जो तथ्य है वो है, पत्र केवल साहित्यकारों के नहीं, दार्शनिकों, राजनेताओं, इतिहासकारों तथा वैज्ञानिकों के भी महत्वपूर्ण होते हैं। विदेशों में इनके संग्रह की परंपरा है। अब हमारा ध्यान भी इस ओर जाने लगा है। किसी भी युग का वास्तविक इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक उस युग के निर्माता, साहित्यकारों और मनुष्यों के पत्रों के साक्ष्य पर उसकी प्रामाणिकता की जांच नहीं की जाएगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसके द्वारा लिखे गए पत्रों के साक्ष्य को आधार नहीं बनाया जाएगा। अगला तथ्य है, यह हर्ष का विषय है कि पिछले वर्ष में प्रकाशित जिन पत्र संग्रहों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं उनमें साहित्यकारों के अंतरंग जीवन की ऐसी अनेक छवियां उभरी हैं जिनसे हमारा अब तक कोई परिचय नहीं है। मोहन राकेश के जटिल व्यक्तित्व के अपरिचित पक्ष उनके पत्रों के माध्यम से ही हमारे सामने आए हैं। अन्य संग्रहों में भी कमोबेश यही विशेषता लक्षित होती है। इन पत्र संग्रहों में समकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास का भी एक सर्वथा अपरिचित चेहरा देखा जा सकता है। इस चेहरे को सामने लाए बिना हिंदी साहित्य का समकालीन इतिहास अधूरा और अविश्वसनीय रह जाएगा। ऐसी स्थिति में साहित्यकारों के पत्रों के संकलन, संचयन, संपादन और प्रकाशन की प्रवृत्ति स्वागत योग्य है। यह शुभ लक्षण है। तो यहाँ तक जो हमारा पत्र साहित्य वाला जो खंड था वो कंप्लीट हो गया है। डायरी, अगला टॉपिक है डायरी विधा। डायरी विधा से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है
दैनिक जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती है जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। कुछ घटनाएं हमें हर्षमग्न करती हैं, कुछ अवसादग्रस्त। कुछ से खींच उत्पन्न होती है, कुछ से वितृष्णा। कुछ हमें उत्साह और स्फूर्ति से भर देती हैं और कुछ खेद से खिन्न कर देती हैं। साहित्यकार अधिक संवेदनशील होता है, इन घटनाओं की उस पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। एकांत क्षणों में जब वह इन घटनाओं की मीमांसा करता है और या इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो डायरी शैली का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उधेड़-बुन व्यक्त करने के लिए डायरी सर्वोत्तम माध्यम है। हर घटना काल और स्थान की सीमा में बंधी होती है, इसलिए डायरी लेखक घटना के साथ तिथि और स्थान भी अंकित करना आवश्यक समझता है। साहित्यकारों द्वारा लिखी जाने वाली डायरियों में अंकित तिथियां, स्थान और घटनाएं काल्पनिक भी हो सकती हैं और सत्य भी। आत्माभिव्यक्ति के लिए कला माध्यम के रूप में डायरी शैली का प्रयोग करने वाले साहित्यकार घटना की ऐतिहासिक यथार्थता को महत्व न देकर संभावना को महत्व देते हैं। इन डायरियों में तिथि और स्थान का निर्देश विश्वसनीयता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वास्तविक घटनाओं को क्रमबद्ध अंकित करने वाली डायरियों का महत्व इतिहास की दृष्टि से अधिक होता है। हिंदी में स्वतंत्र कृति के रूप में डायरियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। सन 60 के पूर्व घनश्याम दास बिड़ला की डायरी लिखी गई है। डायरी के पन्ने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी 1954 में लिखी है। सुंदरलाल त्रिपाठी ने दैनंदिनी नाम से अपनी डायरी लिखी है। श्रीराम शरण गुप्त ने दैनिकी नाम से अपनी डायरी लिखी है। जैसी कुछ इन्हीं गुनी रचनाएं ही उपलब्ध थीं, कुछ गद्यकारों ने अपनी अन्य गद्य विधाओं की पुस्तकों में आनुषांगिक रूप से कुछ डायरियां भी प्रस्तुत की थी। तो अगर हम देखें तो डायरी विधा से संबंधित जो 60 के पूर्व जो रचनाएं थी वो हैं घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने, धीरेन्द्र वर्मा की कॉलेज डायरी, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी और श्रीराम शरण गुप्त की दैनिकी। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो उपेन्द्रनाथ अश्क के ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई 1959 नामक व्यक्तिगत निबंधों और संस्मरणों के संग्रह में कुछ डायरियां भी संग्रहित हैं। इनमें व्यक्तियों, घटनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई हैं। अज्ञे ने अपने प्रसिद्ध यात्रावृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 में बर्लिन की डायरी के कुछ अंश उद्धृत किए हैं। धनवीर भारती ने ठेले पर हिमालय एक ऐसा संग्रह है जिसमें यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्दचित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि, आत्मव्यंग सभी कुछ एकत्र कर दिया गया है। पिछले 40 वर्षों में कुछ अच्छी डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं। ये डायरियाँ साहित्यकारों की भी हैं और राजनेताओं की भी। साहित्यकारों की डायरियों में अगर हम देखें तो प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। बच्चन की डायरी में उनका जीवन संघर्ष तो है ही, आज के अभिजात वर्ग की मानसिकता के चित्र भी उभरे हैं। तो अगर हम साहित्यकारों की डायरी की बात करें तो प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। दूसरी डायरी है दिनकर की डायरी 1973, इसका प्रकाशन वर्ष है। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार हैं। दिनकर की डायरी में आज के अनेक साहित्यिक, सामाजिक संदर्भ और उनसे जुड़े प्रश्न उभरे हैं। यह डायरी इस बात का प्रमाण है कि आजीवन संघर्ष करते हुए दिनकर जी अंत में टूटने बिखरने लगे थे। उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो गई थी। तीसरी डायरी है दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 प्रकाशन वर्ष है। रघुवीर सहाय की यह डायरी है। रघुवीर सहाय की डायरी में आज के टूटते बिखरते मानव मूल्य और छिजती हुई संवेदनाओं का दर्द साकार हो उठा है। अगली डायरी है सैलानी की डायरी 1976 प्रकाशन वर्ष है। राजेंद्र अवस्थी की यह डायरी है। अगली डायरी है एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध की यह डायरी है। मुक्तिबोध की डायरी में साहित्य की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण तो है ही, आज के मध्यवर्गीय साहित्यकार का संघर्षरत व्यक्तित्व भी मूर्त हुआ है। अगला है अंकित होने दो, अजीत कुमार की यह रचना है। कुछ ऐसी ही स्थिति अजीत कुमार की डायरी में भी लक्षित होती है, उन पर आधुनिकता का दबाव कुछ अधिक ही है। अगली डायरी है मोहन राकेश की डायरी 1985 प्रकाशन वर्ष है। मोहन राकेश इसके लेखक हैं। मोहन राकेश की डायरी में उनका संशय, उनका गहन अंतर्द्वंद एवं उनका टूटता बिखरता व्यक्तित्व तो है ही, उनका सुक्तिबद्ध चिंतन भी है। साथ ही उसमें समकालीन साहित्य से जुड़े अनेक बुनियादी प्रश्न भी उभरे हैं। आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुछ साहित्यकारों ने अपने अन्य गद्य संग्रहों में डायरियां भी संग्रहित कर दी हैं। इस प्रकार के संग्रहों में अगर हम देखें तो स्मृतियों की जन्मपत्री, यह रविंद्र कालिया की डायरी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। पंचरत्न है, रामविलास शर्मा की यह डायरी है 1980 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है, प्रकाशित हुई है। रामविलास शर्मा की डायरी में वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, केदारनाथ अग्रवाल जैसे साहित्यकार भी उपस्थित हैं। यह कहना अधिक ठीक होगा कि शर्मा जी से अधिक ये साहित्यकार ही मूर्त हैं। उनकी डायरी संस्मरण और बातचीत के अंश अधिक लगती है, एकांत क्षणों की वाणी कम। वन तुलसी के गंध प्रकाशन वर्ष 1984 रेणु की डायरी है। अगले हैं शमशेर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं 1989। शमशेर बहादुर सिंह की यह डायरी है। शमशेर की डायरी में उनके अपने एकांत क्षण तो हैं ही,
हिंदी के अनेक जाने माने साहित्यकारों के प्रति उनके उद्गार हैं। साहित्यिक आंदोलनों पर टिप्पणियां हैं, विदेशी साहित्यकारों के बिखरे हुए संदर्भ हैं, प्रकृति के तट के अनछुए चित्र हैं, साथ ही फ्रांस, रूस, अमेरिका और भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों की तुलना भी है। महत्वपूर्ण है ये सभी जितने डायरी संग्रह आपने देखे ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित साहित्यकारों की डायरियाँ भी अब उद्धृत की जाने लगी है। अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रिका है वो आलोचना पत्रिका है। इसका अंक 67 जो है वो अक्टूबर-दिसंबर 1983 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आचार्य शिवपूजन सहाय की डायरी प्रकाशित हुई तथा शिवपूजन सहाय नियमित डायरी लिखते थे। उनके समस्त डायरी साहित्य को 3 खंडों में प्रकाशित कराने की योजना है। आलोचना 67 में प्रकाशित उनकी डायरियाँ इतिवृत्तात्मक है। इनमें अनेक साहित्यकारों तथा संस्थाओं के संदर्भ हैं, कहीं कहीं सामाजिक चेतना के ह्रास और साहित्यिक वातावरण की गिरावट पर दुख और चिंता भी व्यक्त की गई है। अगला अंक है अंक 78 जुलाई से सितंबर 1986। इसमें श्रीकांत वर्मा की डायरी के अंश प्रकाशित हुए हैं। आलोचना 78 में प्रकाशित श्रीकांत वर्मा की डायरी में बिलासपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई के साथ ही कोपेनहेगन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस और पोर्ट ब्लेयर के कुछ मार्मिक स्मृति चित्र हैं। इन चित्रों में स्थान विशेष की चारित्रिक विशिष्टताएं भी कवित्वपूर्ण भाषा में अंकित हैं। कुछ डायरियाँ पूरी की पूरी कविता में ही हैं, एक दो में उनका आत्मनिरीक्षण अत्यंत मार्मिक है। द्रष्टव्य है एक डायरी की कुछ पंक्तियाँ। यहाँ अगर हम देखें तो श्रीकांत वर्मा की डायरी में कुछ पंक्तियाँ हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मन आत्मग्लानि से भरा हुआ है। इन तमाम वर्षों में मैंने क्या किया? मिथ्या, चाटुकारिता, अहम, दर्प, छल, आत्मछल, आकांक्षा, लोभ, वैभव, प्रदर्शन, आत्मदर्शन, प्रतिद्वंदिता, शत्रुता, आत्मरति, नाटकीय जीवन जिया। मैं अपने अंदर बैठा हुआ एक पिशाच हूँ, अन्यायी, अत्याचारी, रोगग्रस्त, भोगग्रस्त। ईश्वर मुझे शक्ति दो इस छद्म और छल से उबरने की। श्रीकांत वर्मा का यह रूप अन्य कृतियों में दुर्लभ है। तो श्रीकांत वर्मा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह पंक्तियाँ लिख रहे हैं अपनी डायरी में। उपरोक्त डायरियाँ केवल साहित्यकारों के निजी जीवन के संकुल क्षणों को ही व्यक्त नहीं करती, उनमें आज का पूरा जीवन संदर्भ अपनी विडंबनाओं के साथ साकार हो रहा है। राजनीतिक डायरियों की बात करें तो यहाँ यूँ कहिए कि राजनेताओं द्वारा लिखित कुछ डायरियाँ भी उल्लेखनीय हैं, जैसे जमनालाल बजाज की डायरी 1966 प्रकाशन वर्ष और एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977 प्रकाशन वर्ष। ये दोनों डायरी लिखी है शांता कुमार ने। मेरी जेल डायरी 1975 से 77 यह जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। मेरी जेल डायरी 1977 में चंद्रशेखर ने भी यह डायरी लिखी है। मेरी डायरी 2 भागों में 2002 चंद्रशेखर ने यह इस डायरी को भी लिखा है। आदि डायरियाँ विशिष्ट महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक या राजनेताओं द्वारा यह डायरियाँ लिखी गई हैं। जमनालाल बजाज की डायरी में महात्मा गांधी के जीवन की झांकी है, 1912 से 15 तक की प्रस्तुत की गई है। इसमें शेष 3 डायरियों आपातकाल में लिखी गई हैं, यानी शेष 3 डायरी मेरी जेल डायरी और मेरी डायरी ये आपातकाल के दौरान लिखी गई है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक मानसिकता का चित्रण किया गया है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो सीताराम सेक्सेरिया की डायरी है, एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भाग में है, 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। सीताराम सेक्सेरिया की इस डायरी की अगर बात करें तो ये समाजसेवी हैं। श्री सेक्सेरिया की डायरियों में उनके विचार और उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति उनकी आस्था व्यक्त हुई है। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं श्री रामेश्वर टांटिया। इनकी डायरी क्या खोया क्या पाया प्रकाशन वर्ष क्या है 1981 भी उल्लेखनीय है। ये समाजसेवी हैं। श्री टांटिया ने डायरी के रूप में अपने जीवन की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। अगले जो रचनाकार हैं अगली जो डायरी है वो है मनमोद मास्टर की डायरी। यह विवेकी राय की डायरी है जो सन 1957 से 69 तक प्रकाशित हुई थी। अब पुस्तक के आकार में प्रकाशित हुई है। इसमें विवेकी राय ने डायरी को एक नया रूप दिया है। इसमें डायरी शैली में उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अवमूल्यन को उजागर किया है। पिछले कुछ वर्षों में पत्र साहित्य की तुलना में डायरियाँ कम प्रकाश में आई हैं। अधिकतर लेखकों ने यात्रावृत्तों के अंतर्गत इनका उपयोग व्यक्तियों और दृश्यों के चित्रण में टिप्पणियों के रूप में किया है। अगला देखते हैं देश देशांतर 1922 प्रकाशन वर्ष। कमलेश्वर की यह पंक्ति डायरी है। समय के बाद 1997 शमा कौल की यह डायरी है। मलियज की डायरी 2000, अतीत का चेहरा 2001 प्रोफेसर आबिर हुसैन की यह डायरी है। ढोला बीवी का मज़ा 2004 प्रोफेसर जाबिर हुसैन की यह डायरी है। जो आने हैं 2004 प्रोफेसर जाबिर हुसैन की यह डायरी है। साथ ही लोगा 2005 प्रोफेसर जाबिर हुसैन की यह डायरी है। आपातकाल की डायरी भाग 1 और भाग 2 यह विशन टंडन की डायरी है। साथ साथ मेरा साया 2003 और साये से अलग 2010 ये दोनों डायरी डॉक्टर नरेंद्र मोहन की डायरी है। डायरी सागा 2004 तेजेंद्र की डायरी है। ख्वाब है दीवाने का 2005 कृष्ण बलदेव वैद्य की डायरी है। मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय हैं इसके डायरीकर्ता और यह 2006 में प्रकाशित है। राम हर रंग में राम देख लेते हैं हम एक बार।
लीलाधर मंडलोई की। राम और हर रंग में यही लिखा हुआ है, ठीक है। दाना पानी, ये दोनों डायरियाँ लीलाधर मंडलोई की। बेतरतीब तिथियों में कहीं मैं फिर मिलूँ, 2008 साधना अग्रवाल की यह डायरी है। आते जाते दिन, 2008 डॉक्टर रामदरस मिश्र की यह डायरी है। कवि की अंतरयात्रा, 2009 विजेंद्र की यह डायरी है। आसपास, 2010 रामदरस मिश्र की यह डायरी है। अकेला मेला, 2009 इसी खिड़की से रमेश चंद्र शाह की यह डायरी है। पाटलिपुत्र से शांति निकेतन, 2011 डॉक्टर सियाराम तिवारी की डायरी है। मेरी विज्ञान डायरी, 2012 देवेंद्र मेवाड़ी की यह डायरी है। जब आँख खुल गई, 2012 कृष्ण बलदेव वैद्य की डायरी है। आज और अभी, 2013 रमेश चंद्र शाह की डायरी है। शब्दातीत, 2013 आग्नेय की डायरी है। बाहर भीतर, 2013 रामदरस मिश्र की डायरी है। जंगल जूही, 2014 रमेश चंद्र शाह की डायरी है। जिंदा होने का सच, 2015 प्रोफेसर जाविर हुसैन की डायरी है। रेत पर खेमा, 2013 प्रोफेसर जाविर हुसैन की डायरी है। चाक पर रेत, प्रोफेसर जाविर हुसैन की डायरी है। रेत से आगे, 2018 साहस और डर के बीच, 2018 नरेंद्र मोहन की डायरी है। पहाड़ मेरी सखा है, 2019 प्रोफेसर जाविर हुसैन की डायरी है। दुख किस कांधे पर, डॉक्टर सत्यनारायण की यह डायरी है। 2020 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह शहर लगे मोहे बनकथा, 2014 जाबिर हुसैन की है डायरी है। मेरी जेल यात्रा, 2014 यशपाल की डायरी है। यायावर की डायरी, सत्यनारायण, 2014। राजेंद्र यादव रचनावली का खंड 11 और 12, 2015 और दिनन दिनन के फेर, लीलाधर मंडलोई की ये दोनों रचनाएं हैं। बरेली एक कोलाज, 2015 सुधीर विद्यार्थी की डायरी है। सहरसा में डायरी, 2016 देवेंद्र सिंह की डायरी है। नीम के चीरे, ओम नागर, 2016 प्रकाशन वर्ष है इसका। मनाली में गंगा उर्फ रोज नामचा, 2016 द्रोणवीर कोहली की डायरी है। दे ही देश, 2017 डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव की डायरी है। अफसाने अपने कहानी अपनी, कृष्णा अग्निहोत्री की है डायरी है। 2017 इसका प्रकाशन वर्ष है। दिन रैन, 2018 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की डायरी है। अन्न क्या चीज़ है, हवा क्या है, 2018 कृष्ण बलदेव वैद्य की डायरी है। विश्वास जिंदा है, 2017 रामदरस मिश्र की डायरी है। नीदरलैंड डायरी, 2018 पुष्पिता अवस्थी की डायरी है। अब क्या चीज़ है, हवा क्या है, 2018 कृष्ण बलदेव वैद्य की डायरी है। साहस और डर के बीच, 2018 नरेंद्र मोहन की डायरी है। मेरा कमरा, 2020 डॉक्टर रामदरस मिश्र की डायरी है। कठिन समय में, 2021 में रमेश चंद्र शाह की डायरी है। घावमान समय, 2021 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की डायरी है। पटना डायरी, 2021 नवेदिता झा की डायरी है। त्रिलोचन की डायरी, 2021 संपादन अवधेश प्रधान की डायरी है। पन्नों पर कुछ दिन, 2021 डॉक्टर नामवर सिंह, संपादक विजय प्रकाश सिंह की डायरी है। दुख किस कांधे पर, 2020 डॉक्टर सत्यनारायण की डायरी है। सपने सोने नहीं देते, शशांक की डायरी है। 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुख दुख के रंग, 2022 प्रकाशन वर्ष है। रामदरस मिश्र की यह डायरी है। शहर आईना है, 2022 सुधीर विद्यार्थी की डायरी है। किनारे किनारे दरिया, 2022 प्रकाशन वर्ष नवीन जोशी की डायरी है। मेरी ढाका डायरी, 2025 मधु कांकरिया की डायरी है। आदि प्रमुख डायरियाँ प्रकाशित हैं। पहला प्रश्न है, कमलेश्वर की डायरी देश देशांतर का देशांतर अंश मुख्य रूप से किस संदर्भ से जुड़ा है? तो देशांतर अंश जो है वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और यूरोप यात्रा से जुड़ा है। तथ्य देख लेते हैं। देश देशांतर कमलेश्वर की डायरी का मुख्य संदर्भ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और बाद में इस संग्राम के पीछे आधारभूत कारणों को सामने रखने के लिए की गई उनकी यूरोप यात्रा है। इस पूरे संदर्भ को उन्होंने डायरी के रूप में लिपिबद्ध किया है। यह डायरी का देशांतर अंश है। अपने प्रसिद्ध उपन्यास काली आंधी और उस पर बनी विवादास्पद फिल्म के पीछे की आधारभूमि और उस समय के अनुभव को भी आपने डायरी का ही रूप दिया है। यह डायरी का देश अंश है। इस प्रकार इस डायरी की देश देशांतर संज्ञा सार्थक है। यह रचना डायरी भी है और यात्रावृत्त भी। कहीं कहीं कुछ खास घटनाओं पर लेखक की टिप्पणियां भी हैं। सब कुछ स्थितिक्रम से ब्यौरेवार दिए जाने के कारण डायरी का रूप ही प्रमुख है। पूरे लेखन में कमलेश्वर के पत्रकार और कथाकार की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस कृति का महत्व प्रत्येक स्तर पर मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली लेखक की सतर्क और सजग रचना दृष्टि के कारण है। अगला प्रश्न है, किस डायरी को मलियज के जीवन संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज और स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों के साहित्य की पड़ताल माना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? मलियज की डायरी।
तथ्य देख लेते हैं। मलियज की डायरी सच्चे अर्थों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण डायरी है। इसका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। प्रस्तुति ज्योत्सना मिलन की है। डायरी के 4 खंड हैं जो 3 जिल्दों में प्रकाशित है। पृष्ठ संख्या 1479 है। इसमें 15 जनवरी 1951 से लेकर 9 अप्रैल 1982 तक का कालखंड समाहित है। डायरी में कविताएं हैं, कहानियां हैं, स्केच हैं और साहित्यिक प्रवृत्तियों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं। अनेक अवसरों पर मलियज ने समकालीन लेखकों की मूल्यवान उक्तियों को और प्रभावित करने वाले विचारों को यथावत उद्धृत भी किया है। इस डायरी को मलियज के जीवन संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज कहा जा सकता है। यह संघर्ष बाहर का भी है, भीतर का भी। बाहर का संघर्ष आर्थिक है, भीतर का संघर्ष। पृष्ठ संख्या 1479। इसमें 15 जनवरी 1951 से लेकर 9 अप्रैल 1982 तक का कालखंड समाहित है। डायरी में कविताएं हैं, कहानियां, स्केच है और साहित्यिक प्रवृत्तियों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणियां भी हैं। अनेक अवसरों पर मलियज ने समकालीन लेखकों की मूल्यवान उक्तियों और प्रभावित करने वाले विचारों को यथावत उद्धृत भी किया है। इस डायरी को मलियज के जीवन संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज कहा जा सकता है। यह संघर्ष बाहर का भी है, भीतर का भी है। बाहर का संघर्ष आर्थिक है, भीतर का संघर्ष साहित्य और जीवन मूल्यों की तलाश का है। मलियज जीवन की सार्थकता सृजन में देखते हैं। लिखना उनके लिए सांस लेने के समान है। उनके आदर्श लेखक प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल और मुक्तिबोध हैं, इसलिए कि इनमें एक ओर अपनी जमीन का विवेक है तो दूसरी ओर पश्चिम से टकराने की अदम्य बौद्धिक ऊर्जा भी है। वस्तुतः यह मलियज की डायरी नहीं, डायरी के बहाने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 3 दशकों में रचे गए हिंदी साहित्य की मूल चेतना की गहरी पड़ताल है, जो मलियज के जीवन संघर्ष का हिस्सा बनकर डायरी के रूप में सामने आई है। मलियज की डायरी में उनके आदर्श लेखक कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? मलियज की डायरी में आदर्श लेखक है प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल और मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, समय के बाद 1997 प्रकाशन वर्ष डायरी में शमा कौल ने किस मुख्य समस्या को काव्यात्मक गद्य में अंकित किया है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? कश्मीर से परिवारों का विस्थापन और उनका दर्द। तथ्य देख लेते हैं। समय के बाद प्रकाशन वर्ष 1997 शमा कौल की डायरी बिना तारीखों का उल्लेख किए देश के मौजूदा राजनीति के सांचे के बीच लगभग दिन प्रतिदिन की घटना का बयान करती हैं। इस डायरी में कश्मीर से भागे हुए परिवारों का विस्थापन है। इस विस्थापन का दर्द डायरी में अंकित है। अपनी जगह जन्मभूमि से अलग होना आसान नहीं है। दुनिया के इतिहास में आबादी का सबसे बड़ा विस्थापन 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन था। आज 50 साल बाद भी उन विस्थापितों का दर्द किसी की भी आंखें नम कर सकता है। डायरी में अंकित विस्थापन के इस दर्द में एक साथ 3 पीढ़ियां शामिल हैं। लेखिका, उसके बेटे, माँ बाप और बच्चे, तीनों का दर्द अलग अलग आयाम लिए हुए हैं। पूरी डायरी काव्यात्मक गद्य का अच्छा नमूना है। अगला प्रश्न है, बिशन टंडन द्वारा लिखित आपातकाल की डायरी किस कार्यालय की गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है? सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री सचिवालय। तथ्य देख लेते हैं। आपातकाल की डायरी भाग 1 के लेखक बिशन टंडन इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय से संबद्ध रहे हैं। संवेदनशील होने के कारण आप पूरी तरह व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आपको वह सब खटकता था जो अमानवीय और अनैतिक होता था। आपने अपनी डायरी में प्रधानमंत्री सचिवालय की आपातकालीन गतिविधियों का लेखा जोखा ब्यौरेवार दर्ज किया है। उस समय कुछ लोगों ने इंदिरा जी को भ्रमित किया था, कुछ ने उनका गुणगान करके अपना स्वार्थ साधा था, कुछ ने और आगे बढ़कर साहित्यकारों का एक ऐसा वर्ग संगठित करने की पहल की थी जो इंदिरा जी के विचारों का खुलकर समर्थन करे। अभी डायरी का प्रथम खंड ही हिंदी में प्रकाशित हुआ। तीनों खंडों के प्रकाशित होने पर भारतीय राजनीति के काले अध्याय का पूरा सच सामने आ गया। किसी गैर साहित्यिक द्वारा लिखी यह डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोहन की डायरी साथ साथ मेरा साया में उनका कौन सा प्रतिरूप अवचेतन से बार बार उभरता है? सही उत्तर है निडर। तथ्य देख लेते हैं। साथ साथ मेरा साया 2003 प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित डायरी प्रकाशित हुई है। डायरी के आरंभ में अपनी छोटी सी भूमिका में श्री नरेंद्र मोहन ने लिखा है, अपनी कृतियों में लेखक जैसा झलकता है, सामने मंच पर जैसा दिखता है और जो हरकतें करता है, डायरी उस सब का पिछवाड़ा है, सर्जना का नेपथ्य। यहाँ जो हिलडुल या उद्वेलन होता है वही रचना की जन्म घड़ी है। इस नेपथ्य के बिना क्या सर्जक या सृजन संभव होता है? कहना ना होगा कि सर्जक श्री नरेंद्र मोहन ने सर्जना के अपने इस नेपथ्य को अपनी अनुभूति का अंग बनाकर जिस रूप में प्रस्तुत किया है, उससे डायरी विधा भी एक उत्कृष्ट सर्जनात्मक स्तर पर प्रतिष्ठित हो गई है। डायरियों के इस संग्रह में रचनाकार नरेंद्र मोहन ने 31 दिसंबर 1966 की रात आरंभ करके 31 जुलाई 2001 तक की अपनी जीवन यात्रा का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस यात्रा में व्यक्ति नरेंद्र मोहन की अपेक्षा रचनाकार नरेंद्र मोहन का रूप ज़्यादा उभरा है। यात्रा क्रम में बीच बीच में आपके अतीत ने भी हस्तक्षेप किया है। यात्रा नरेंद्र मोहन के खालसा कॉलेज दिल्ली
के हिंदी विभाग में नियुक्ति के बाद दिल्ली आने के साथ शुरू हुई है। नरेंद्र मोहन शीघ्र ही अपने को दिल्ली के नए माहौल में ढाल लेते हैं। इसके बाद आपका दिल्ली के नए पुराने साहित्यकारों से मिलना, उनको निकट से जानने, समझने, परिचर्चा गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में भाग लेने, नई रचनाओं को पढ़ने और उन पर सार्थक टिप्पणियां करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने, साहित्यिक गुटबाजी से अलग रहते हुए निरंतर सृजनशील साहित्य से जुड़े रहने, नई पत्रिकाओं और उनके विशेषांकों की मार्फत बदलते साहित्यिक परिदृश्य पर निगाह रखने, युवा लेखकों के संपर्क में रहकर सृजन के क्षेत्र में होते रहने वाले नए प्रयोगों का व्यापक दृष्टि से आकलन करते रहने का एक लंबा सिलसिला चलता है, जो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नरेंद्र मोहन की डायरियों में उनकी इस लंबी साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा का सारा अनुभव अंकित है। इस प्रकार से पिछले 35 वर्षों का सारा सर्जनात्मक संसार इन डायरियों में मूर्त होता है। साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिस पर डायरी लेखक नरेंद्र मोहन की कलम ना उठी हो। यही नहीं, मानवीय मूल्यों की हत्या करने वाली, देश विदेश की सामाजिक राजनीतिक संदर्भों से जुड़ी अन्य घटनाओं के विरुद्ध भी आपने अपनी दो टूक राय व्यक्त की है। अनेक अवसरों पर आपने अपनी रचनात्मक मनोभूमि का भी विवेचन किया है और इस क्रम में अपनी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नरेंद्र मोहन एक श्रेष्ठ नाटककार और कवि हैं। उन्होंने सर्वाधिक मूल्यवान और सार्थक टिप्पणियां नाट्य लेखन के संबंध में की है। नाटक की रचना प्रक्रिया के संबंध में वे कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि नाट्य लेखन एक गहरी नहीं, दोहरी तिहरी प्रक्रिया है जो किसी दूसरी विधा में नहीं होती है। नाटक महत नाटक नहीं है, वह नाटक का हिस्सा है, वह नाट्य का हिस्सा है और नाट्य में रंगकर्म शामिल है। इस अर्थ में नाटक बहुआवर्ती कला रूप है। मैं नहीं समझता कि नाटक के संदर्भ में इससे अधिक सार्थक टिप्पणी कोई और की जा सकती है। इस डायरी की अन्य विशेषता भी है, यह अपने आप में एक विस्तृत मंच है, कविता का भी और नाटक का भी। मंच पर साहित्य कर्म से जुड़ी अनेक प्रतिभाएं आती हैं, उनके संवाद उभरते हैं। स्वयं लेखक इस मंच का सूत्रधार भी है और अभिनेता भी। वह नेपथ्य में भी रहता है और मंच पर अतीत भी आता है, स्वयं लेखक का और उसकी मार्फत देश का भी। लेखक के अवचेतन मन की छायाएं भी रह कर कौन जाती हैं। आखिर नरेंद्र मोहन का प्रतिरूप निडर अवचेतन से ही तो रह कर उभरता है। नरेंद्र उसे पाना भी चाहता है और उससे डरता भी है। पूरी डायरी में यह प्रतिरूप साया की भांति नरेंद्र के साथ लगा हुआ है। वह ना होता तो यह डायरी भी इस रूप में ना लिखी जाती। कोई भी लेखक अपने अवचेतन से पूर्णतः मुक्त होकर शायद बड़ा रचनाकार हो भी नहीं सकता। बहुआवर्ती कला रूप में तो उसका होना लगभग अनिवार्य है। निश्चय ही बहुविध विशेषताओं से युक्त यह डायरी हिंदी गद्य की इतर विधाओं की एक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, मनबोध मास्टर की डायरी 2006 प्रकाशन वर्ष किस लेखक की कृति है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रित है? सही उत्तर होगा विवेकी राय। तथ्य देख लेते हैं। मनबोध मास्टर की डायरी 2006 प्रकाशन वर्ष विवेकी राय ने सन 1958 से 71 तक प्रति सप्ताह आज के साप्ताहिक संस्करण में मनबोध मास्टर के नाम से डायरियाँ लिखी थी। इन डायरियों में रिपोर्टाज, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, हास्य व्यंग्य, यात्रावृत्त आदि गद्य साहित्य की अनेक विधाएं समाहित है, किंतु डायरी के ढांचे में लिखे जाने के कारण सामान्यतः इन्हें डायरी ही कहा गया है। इनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ बड़ी सहजता और सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। विवेकी राय अपनी इस कृति के माध्यम से सदैव स्मरणीय रहेंगे। अगला प्रश्न है, विजेंद्र की डायरी कवि की अंतर्यात्रा कितने खंडों में विभक्त है? सही उत्तर होगा 3, दिक्काल, सौंदर्य दृष्टि और दर्शन की आँख। तथ्य देख लेते हैं। कवि की अंतर्यात्रा विजेंद्र की डायरी है जो 3 खंडों में विभक्त है। दिक्काल 1968 से 80 तक की डायरियाँ, सौंदर्य दृष्टि 1994 से 96 तक की डायरियाँ और दर्शन की आँख 1987 तक की डायरियाँ। अगला प्रश्न है, नींव के चीरे से 2016 प्रकाशन वर्ष डायरी में ओम नागर ने किन लोगों के जीवन पर विशेष रूप से रोशनी डाली है? सही उत्तर हो जाएगा शोषित, वंचित मनुष्य और किसान और मजदूर पर। तथ्य देख लेते हैं। नीम के चीरे से 2016 ओम नागर की यह डायरी शहर के अंतरंग जीवन समाज का कोलाज है, जिसमें साधारण, अति साधारण, अपरिचित और अल्प परिचित लोगों की कथा पर रोशनी है। लेखक की निगाह उधर अधिक गई है जहां शोषित, प्रवंचित मनुष्य के जीवन में अंधेरा है। यह डायरी अपने शहर और शहर के लोगों से मोहब्बत के कारण अपना मकान बनाती है, जिनमें अपने परिवार से अधिक किसान, मजदूर और पर आत्मीय और सूक्ष्म दृष्टि ने कृति को विश्वसनीय जमीन दी है। अगला प्रश्न है, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है? 2018 प्रकाशन वर्ष कृष्ण बलदेव वैद्य की डायरी में मुख्य चिंता का विषय क्या है? सही उत्तर होगा मृत्यु और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तथ्य देख लेते हैं। अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है? 2018 प्रकाशन वर्ष कृष्ण बलदेव वैद्य की 2002 से 2005 तक की
3 वर्षों के बीच लिखी गई डायरी 75 साल की उम्र में लिखी गई। इस डायरी में बार बार आने वाली मृत्यु को लेकर चिंता और चिंतन दोनों है। इस डायरी में मृत्यु के साथ ही लेखक की जिजीविषा भी सर्वत्र ध्वनित होती है। इस डायरी से लेखक की रचना प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है कि कैसे वह उपन्यास लिखते लिखते अचानक नया नाटक लिखने लगता है। इस डायरी में उनकी रचनाओं की आइडिया से लेकर लेखन, प्रकाशन, अनुवाद तक की प्रक्रिया का उल्लेख है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसमें अपने काम के प्रति इतना अधिक आवेग और निष्ठा है कि पाठक चकित तो होता रहता है। इसमें व्यक्तिगत ब्यौरे के साथ साथ देशकाल और राजनीतिक चिंताएं भी लिखी गई हैं। भारत पाक संबंध, अमेरिका इराक युद्ध, भारतीय चुनाव आदि पर लेखक ने कलम चलाई है। इससे लेखक की वैचारिकी पक्षधरता का उद्घाटन भी होता है। डायरी में प्रश्नवाचकता बहुत दर्ज हैं। वह कई सवाल करता है जिनके उत्तर उसके पास नहीं है। जीवन, मृत्यु, आस्था, अनास्था, आस्तिकता, नास्तिकता, सवाल से संबंधित विचार भी इस डायरी में है। डायरी की भाषा बहुत खूबसूरत है। तथ्य देख लेते हैं। शैली के रूप में गद्य की अन्य विधाओं, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण आदि में भी डायरी का प्रयोग किया जाता है। यात्रा वृत्त तो प्रायः डायरी शैली में ही लिखे जाते थे। राजेंद्र अवस्थी की डायरी, सैलानी की डायरी इसका अच्छा उदाहरण है। राजेंद्र अवस्थी की डायरी कौन सी है? सैलानी की डायरी इसका अच्छा उदाहरण है। डायरी शैली में कई अच्छे उपन्यास भी लिखे गए हैं। अगर हम देखें तो डायरी शैली में जो उपन्यास लिखे गए हैं उनमें है राजेंद्र यादव का शहमात, डॉक्टर देवराज की अजय की डायरी, जैनेन्द्र का जयवर्धन, श्रीलाल शुक्ल का मकान, विवेकी राय का बबूल, ठीक है, आदि उपन्यास डायरी शैली में ही लिखे गए हैं। अज्ञे ने अपने उपन्यासों में अगर देखें तो नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी में बीच बीच में डायरी शैली का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इलाचंद जोशी, राजकमल चौधरी और सुभा वर्मा ने भी अपनी कहानियों में डायरी शैली का प्रयोग किया है। रेणु के आत्मपरिचय में एक दिन के स्थान पर एक वर्ष को घटना की इकाई मानकर डायरी नुमा गद्यबंध का प्रयोग मिलता है। उपसंहार के रूप में अगर हम देखें तो वस्तुतः डायरी स्मृतियों को रेखांकित करने की एक विशिष्ट पद्धति है। जब कहीं किसी गद्य विधा में एकांत क्षणों की स्मृतियों को श्रृंखलाबद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, इस विधा का प्रयोग कर लिया जाता है। अब तो इस विधा में छोटी छोटी कविताएं भी समाविष्ट की जा रही हैं। श्रीकांत वर्मा और मलियज की डायरी में कविताएं भी दर्ज हैं। इससे अनुभूति और चिंतन को घनत्व प्राप्त हो जाता है। पात्र विशेष की मानसिक प्रतिछाया मूर्त हो जाती है, किंतु बाह्य जीवन का विस्तार पकड़ से छूट जाता है। वस्तुतः प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति अपने एकांत और अंतरंग क्षणों को डायरी के माध्यम से रूपायित कर लेता है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में स्फुट रूप से डायरियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। यह सब होने पर भी अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में डायरी एक समृद्ध विधा है। हम समृद्धि की ओर बढ़ अवश्य रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो रिपोर्टाज से संबंधित है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।